नमस्कार, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की पद्धति या शिक्षण की विधियाँ। देखिए, सबसे पहले शिक्षण की पद्धति, शिक्षण की विधियाँ ये एक ही बात है और बात एक होने के साथ हिंदी में इसे ये कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं टीचर। तो वहाँ पे जो टीचर समझाते हैं बच्चों, अब देखिए मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को कोई बुक पकड़ा दी जाए, कोई किताब पकड़ा दी जाए, वो उसे इतना अच्छे से समझ नहीं सकता जबकि टीचर उसे नहीं समझाए। यानी कि शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि देखिए हमें जब भी प्रॉब्लम आती है तो हम टीचर के पास जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं जो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो शिक्षक विद्या क्या है? जब एक शिक्षक क्लास में आते हैं तो वो क्लास में कैसे पढ़ाते हैं? जैसे मान लीजिए आपको भी टीचर बनना है, अगर आपको क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना है, तो आप कौन से मेथड यूज़ करेंगे? और उसके अलावा टीचर्स क्लास में कौन से मेथड यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अब देखिए शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो समाज में होता है, समाज में क्या है? देखिए समाज में जिसमें हम रहते हैं वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है वहाँ पे वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, आगे बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ता है उसके लिए एक होते हैं शिक्षक यानी कि टीचर। तो ये क्या, ये सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया मतलब कि ये आप अकेले नहीं हैं जो शिक्षक हैं या छात्र हैं। ये क्या है, पूरे समाज में ही जो बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ते हैं और शिक्षक के द्वारा ही सब कुछ समझते हैं। यानी कि हमारे समाज में शिक्षक भी है, हमारे समाज में छात्र भी है, तो ये उसकी सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि देखिए जब हम समाज में रहते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सीखने का जो स्थान है वो स्कूल कॉलेज वगैरह होता है, तो ये सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि देखिए जो शिक्षक होता है, जो शिक्षार्थी को या विद्यार्थी को, या आप स्टूडेंट बोल सकते हैं, उनको जो ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। देखिए होता क्या है कि हर एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग से है। जैसे मेरा स्टाइल अलग है, बाकी टीचर का अलग है। देखिए किताब सेम है, लेक्चर सेम है, जैसे ये सेम लेक्चर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सेम लेक्चर किसी का चेक करेंगे उसके पढ़ाने का तरीका अलग होगा। बात एक होती है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो देखिए जिस ढंग से शिक्षक को आसान लगता है, जिस ढंग से वो सोचता है कि वो शिक्षार्थी को पढ़ाए उसे आसान लगे, ज्ञान प्रदान करता है, तो उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के स्वरूप में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, गणित, ठीक है। अब बच्चों को देखिए मैथ्स गणित जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, जब वो कोई प्रॉब्लम उसमें आती है तो टीचर उसे आसान कर देते हैं, वो लॉन्ग मेथड को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए अगर आप ये लेक्चर किसी अदर बुक में पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होगी, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको आसानी से समझ में आ जाए। कुछ बच्चे कहते हैं यूजीसी नेट का पेपर 1 टफ है, कुछ कहते हैं बहुत आसान है। तो होता क्या है कि वो पढ़ने का तरीका है, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका है। तो उसी हिसाब से देखिए मैं आपको जो ज्ञान प्रदान करता हूँ या शिक्षक आपको ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं शिक्षण विधि। सो देखिए जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक और तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी और शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित की जाती है। देखिए होता क्या है, इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है शिक्षण विधि का, क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि अनेक प्रणालियां हैं और योजनाएं हैं। योजनाएं देखिए मान लीजिए कि आपको कुछ समझ नहीं आता, शिक्षक को पता चलेगा कि हाँ कुछ समझ नहीं आया, वो ऐसी योजना बनाएंगे कि ताकि वो आसानी से बच्चों को समझ में आए। तो देखिए इसमें योजनाएं शामिल हैं, प्रणालियां शामिल हैं। अब देखिए जो हमारा भारत सरकार है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, उनका काम ये है कि बच्चों को हर आसान से आसान वो चीज़ करवाई जाए जिससे बच्चों को पढ़ाई आसान लगे। तो इसके लिए देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 की, तो उसमें क्या था कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई थी। जैसे एमफिल है, एमफिल को ख़त्म किया गया है 2020 में, ठीक है। तो आने वाले सालों में जब आप एमफिल करेंगे
तो आप एमफिल नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई तो। उसके बाद क्या है कि सीधे ही आप पीएचडी कर पाएंगे। तो उसमें क्या है कि एमफिल कट गया, आपके 2 साल बच गए, तो ये क्या है, आपके लिए काम आसान हो गया, ये योजना यहाँ पे आ गई। दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं शामिल है। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पे देखिए प्रणालियाँ हैं, योजनाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं। देखिए तीनों में अंतर है। प्रणालियाँ हैं, पहले ये प्रणाली को फॉलो किया, बनाई, उसके बाद योजनाएं बनाई, फिर उसमें क्या है, प्रक्रियाएं भी शामिल की गई। प्रक्रिया मतलब कि जैसे हमें लगा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जब एजुकेशन सिस्टम न्यू बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें कट कर दी, उनको ख़त्म कर दिया। तो ये बात है उसमें। इसके अंतर्गत क्या है, जब शिक्षक पढ़ाएंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा से उसकी पहचान करवाने और उसका मार्गदर्शन कर उसका कौशल निखारने, क्षमता में वृद्धि करने से है, ताकि बच्चे में रचनात्मकता का विकास हो और उसका जीवन स्वर्णिम दौर से गुजरे। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, हर एक जो इंसान है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, आपके अंदर कोई ना कोई छुपी प्रतिभा होगी, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा, लेकिन आपको वो पता नहीं है वो क्या है। ठीक है। आपको वो पता नहीं आपके अंदर टैलेंट क्या है, लेकिन हर एक में होता है। अब शिक्षा के द्वारा क्या है, उसकी पहचान करवाई जाती है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है, कि ताकि जो उसका कौशल है, जो उसका टैलेंट है, उसे निखारने में, उसकी क्षमता में वृद्धि की जा सके। ठीक है। और बच्चे में क्या है, रचनात्मकता का विकास हो, यानी कि बच्चे में कुछ क्रिएटिविटी आए और उसका जीवन जो है स्वर्णिम दौर से गुजरे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं, आप में एक गुण है पढ़ाने का, यानी कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन आप बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो आपके अंदर क्या है, ये एक अच्छा सा गुण है। आपने देखा कि जो एक टॉपिक है आप उसे अच्छी तरह से समझा रहे हैं, लेकिन कोई अदर टीचर उसे अच्छे से समझा नहीं सकता। लेकिन वही टॉपिक जब आप बच्चों को समझाते हैं और बच्चों को आपका टॉपिक ज़्यादा आसान लगता है, तो ये क्या है, आपके अंदर छुपी प्रतिभा थी कि आपने हर एक टॉपिक को आसान करके पढ़ाया। तो आपके अंदर टैलेंट था। तो उसका देखिए मार्गदर्शन जब होगा, आप अपने कौशल को और ज़्यादा निखारेंगे, आप अपनी जो शिक्षण की पद्धति है उसे और ज़्यादा निखारेंगे, कि ताकि उसमें रचनात्मकता आए, यानी कि वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए और आपका जीवन स्वर्णिम दौर से गुजरे। मान लीजिए आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको पता लगा आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है, आपने उसे निखारा और आपको एक अच्छी जॉब मिल गई कहीं पे, तो आपका जो लाइफ है, जो आपका जीवन है, वो सेटल हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारी जो प्रतिभा होती है हर एक के अंदर, उसे शिक्षा द्वारा बाहर निकालना, उसे निखारना और बच्चों का जीवन अच्छा बनना, ये किसके द्वारा है, ये शिक्षा के द्वारा होता है। देखिए, शिक्षा बिना आदमी जानवर के समान है, ये आप सबको पता है। शिक्षा के द्वारा ही हमारा जीवन सफल होता है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने डेफिनेशन किया, हमने यहाँ पे छोटा सा ये किया। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे उच्च अधिगम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति को सामान्य 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, जो शिक्षण है, यानी कि देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें शिक्षा जो है वो 2 प्रकार की होती है। शिक्षण 2 प्रकार का होता है, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है अध्यापक केंद्र पद्धतियाँ, यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड। दूसरा है अधिगम या शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ, यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब देखिए, शिक्षण में 2 तरह की पद्धति है, हमारे शिक्षा प्रणाली में दर्ज है, एजुकेशन सिस्टम में दर्ज है। या तो अध्यापक केंद्र होता है, या शिक्षार्थी केंद्र, या विद्यार्थी केंद्रित, या अधिगम केंद्रित होता है। इसका मतलब क्या है कि टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है, बच्चों को टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वो है अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ। और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, जब शिक्षक बच्चों के द्वारा, यानी कि जो बच्चों की ज़रूरत होती है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाता है, वो चीज़। तो इसे हम डिस्कस करते हैं पूरा ब्रीफली। देखिए, अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ क्या है, आप देख सकते हैं टीचर बने हुए हैं यहाँ पे। तो टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है, यह पद्धति निर्देशक या शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति है। इस पद्धति में शिक्षक किसी विषय के ज्ञाता के रूप में भूमिका निभाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पद्धति क्या है, ये निर्देशक है या शिक्षक केंद्रित है,
यानी कि देखिए निर्देशक का मतलब क्या है, निर्देश देना। अब क्लास में जब टीचर आते हैं तो हमें वो निर्देश देते हैं, वो हमारे निर्देशक बन जाते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, ये कैसे करना है, हम उनको फॉलो करते हैं। तो क्या है, वो पद्धति क्या है, निर्देशक पद्धति है, वो उसे कहते हैं शिक्षण केंद्रित पद्धति, जब हम टीचर के कहने पे चलते हैं, शिक्षक के कहने पे चलते हैं। इस पद्धति में शिक्षक किसी विषय के ज्ञाता के रूप में भूमिका निभाते हैं। ज्ञाता के रूप में मतलब क्या है, यानी कि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, वो उसके ज्ञाता है। जैसे मान लीजिए कि मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो टीचर मैथ्स के ज्ञाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगर वो इंग्लिश के टीचर है, हिंदी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, इतिहास के टीचर हैं, तो वो उसके ज्ञाता है। ठीक है, जितना उनको ज्ञान है, बच्चों को उसका ज्ञान नहीं होता, तो टीचर क्या करते हैं, अपने ज्ञान को यानी कि ज्ञाता के रूप में भूमिका निभाते हैं। आप देखिए कई बार बहुत टफ लैंग्वेज लिखी होती है किताब में, है ना, बहुत टफ लैंग्वेज होती है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज होती है, जिसे टीचर आसान करके बता देते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए। तो वो क्या है, वो विषय की ज्ञाता हो गए ना, उनको सब कुछ पता है इसलिए। सो इस पद्धति में छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वे शिक्षक से ही प्राप्त करते हैं। सो यह वह पद्धति है जो सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाती है। इनकी आमतौर पे यही होता है, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो टीचर को ही फॉलो करते हैं। इसमें विषय को समझाने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को उचित निर्देश एवं सलाह देते हैं। इसमें देखिए जब भी विषय को समझाया जाता है टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, तो वो विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं, सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि आप इसे ऐसे पढ़ लीजिए, आप इसे ऐसे पढ़ लीजिए, वो चीज़। व्याख्यान पद्धति इसका सबसे अच्छा उदाहरण, यानी कि देखिए जैसे व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड, ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है, उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए जब भी आप क्लास में जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे देखिए आपको लेक्चर समझाए जाते हैं। लेक्चर में क्या है कि जब आप लेक्चर के देखते हैं, लेक्चर में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो बच्चे सामने बैठे होते हैं, टीचर खड़े होकर या बैठ के पढ़ाते हैं, तो आमने सामने जो है वो शिक्षण पद्धति, उसमें क्या है कि एक टॉपिक को समझाया जाता है, टीचर अच्छे से टॉपिक को समझाते हैं कि ये टॉपिक क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, ये क्या है ना, तो बच्चे उसे अच्छे से समझते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को पूरी तरह से मानते हैं। यानी कि देखिए जब भी जब भी टीचर सेंटर मेथड है, अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ हैं, इसमें क्या है कि जब भी विद्यार्थी जो होता है वो टीचर की या शिक्षक की कही गई बातों को पूरी तरह से मानते हैं। अगर शिक्षक ने कह दिया कि आपको ये चीज़ करनी है तो आपको ये चीज़ करनी है। अब देखिए मान लीजिए कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हो, है ना, मान लीजिए किसी विषय को आप पढ़ रहे हो, उसमें 15 पॉइंट हैं, लेकिन आपको टीचर कहेंगे आप 15 करने की जरूरत नहीं, आप 10 करिए, तो आप 10 करेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको टीचर की बातों को मानना होता है। ये हमने पढ़ा शिक्षक केंद्रीय पद्धतियाँ या अध्यापक केंद्रीय पद्धतियाँ या टीचर सेंटर मेथड। अब हम बात करते हैं अधिगम या छात्र केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ, जिसे कहते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति में वैसे तो अधिगमकर्ता या विद्यार्थी सबसे प्रमुख होता है, लेकिन इसमें शिक्षक दोहरी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए इसमें टीचर का काम क्या है, वो बढ़ जाता है। कैसे, पहले तो देखिए क्या है, टीचर ने अपना पढ़ा दिया बच्चों को, तो बच्चों ने पढ़ लिया, लेकिन अगर बच्चों को कुछ ना समझ आए, टीचर को फिर से पढ़ाना पड़ता है। इसमें दोहरी भूमिका आ गई ना, बच्चों को ध्यान में रखना कि किसका लेवल कितना है, किस हिसाब से पढ़ाना है वैसे। तो इसमें क्या है, वैसे अधिगम करता है, विद्यार्थी आते हैं, लेकिन इसमें शिक्षक की दोहरी भूमिका रहती है। अब इस विधि में शिक्षक या निर्देशक एक ही समय में शिक्षक एवं अधिगमकर्ता दोनों होते हैं। अब देखिए इस विधि में क्या है, जो शिक्षक है वो एक ही समय में शिक्षक भी है, अधिगमकर्ता भी है। वो कैसे, जैसे उसने पढ़ा दिया मान लीजिए टीचर ने क्लास में, अब बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं, जब वो फीडबैक लेते हैं तो उन्हें खुद से पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आया कि नहीं। फिर वो अपने तरीके से शिक्षक को अपने शिक्षण को क्या है, परिवर्तित करते हैं। शिक्षण में सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षक परिवर्तित हो रही घटनाओं एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी रखे। अब देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कि जो सफल शिक्षक है, अब देखिए शिक्षक क्या करता है कि जैसे हमारे जो करंट अफेयर होते हैं, जैसे हमारे आसपास, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, है ना, तो
एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे में हैं। एमकॉम काटा गया है, सॉरी एमकॉम कह रहा हूँ, एमफिल काटा गया है उसमें, है ना? एमफिल को हटा दिया गया है, उसके बाद पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो आपके काम आएगी, यानी कि जब भी जो शिक्षक होते हैं उन्हें करंट अफेयर का पता होना चाहिए कि वो क्या करवा रहे हैं। तो उससे क्या है कि मान लीजिए कि कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आपकी बहुत सारी किताबें होंगी जिसमें आप जो पेपर वन की किताब पढ़िए, वहाँ पे जो एक टॉपिक है स्वयं प्रभा का, वहाँ पे हर एक में 32 लिखा होता है, इसके 32 चैनल हैं। लेकिन अभी क्या है, 34 चैनल हो चुके हैं। अगर आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको 34 चैनल दिखाई देंगे, ये अपडेटेड हैं, आप चेक कर सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन जहाँ पे 32 लिखा है वो क्या है, वो अपडेटेड नहीं है, वो ओल्ड है। अब टीचर मान लीजिए कि बुक से 32 ही बोल देते हैं, है ना, 32 ही पढ़ा देते हैं, तो क्या है, वो घटनाओं से क्या है, घटनाओं से वो उन्हें घटनाओं के बारे में पता नहीं है कि घटनाएं कैसी चल रही, घटनाओं से परिचित नहीं है, ठीक है, उन्हें जानकारी नहीं है। इसलिए क्या है, उन्हें समय के साथ क्या है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। जब उसका ज्ञान अद्यतन होगा तभी वह शिक्षण का कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। देखिए, जब आपको ज्ञान आपको अच्छे से होगा, आपके आसपास क्या घट रहा है, तो आप अच्छे से क्या है, शिक्षण को अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो निर्देशक करता के साथ साथ एक अच्छा संसाधन भी हो। यानी कि देखिए, एक अच्छा शिक्षक वही है जो निर्देश देने के साथ साथ क्या है, आपको हर एक चीज़ से अपडेट कर दे। जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ नया आया है, वो नया ऐड कर सकते हैं, है ना? हमारे देश में जैसे देखिए, मंत्री बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, अब उनको पता होना चाहिए कि हमारा शिक्षा मंत्री कौन सा है, हमारा प्रधानमंत्री कौन सा है। तो ऐसे सब कुछ उनको पता होना चाहिए कि ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझाएं, है ना, वो चीज़। उसके अलावा देखिए, इससे विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारियाँ समय पे मिल जाती हैं। देखिए, इससे क्या है, विद्यार्थियों को क्या है, अच्छी जानकारियाँ या आवश्यक जानकारियाँ समय में मिलती हैं। यानी कि मान लीजिए जो करंट में चीज़ चल रही है वही आपको समझ में आ रही है, वही चीज़ आपको समय पर मिल रही हैं। मान लीजिए आप पेपर वन की तैयारी करते हैं, आपने ओल्ड सिलेबस कर लिया, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने गए आपको ऐसे टॉपिक्स आ गए जो आपने पढ़ा उसके सिलेबस में थे ही नहीं, क्योंकि आपने ओल्ड पढ़ा है, सिलेबस आपका न्यू है। तो उसका फ़ायदा क्या? पूछताछ आधारित उपागम परिचर्चा विधि एवं परिचर्चा के द्वारा हिल व्याख्या मॉडल अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण पद्धति के मुख्य उदाहरण हैं। तो देखिए, पूछताछ पर आधारित, यानी कि शिक्षक से जब बच्चे सवाल जवाब करते हैं, या जब शिक्षक पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पुट करते हैं, वो चीज़, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। तो इसे हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे जाके जो भी है। तो अभी हमने देखा अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ, यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड। तो अभी हम बात करेंगे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के बारे में। देखिए, मैंने आपको पहले ये 2 पद्धतियाँ बता दी। अब आपको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसमें, जो ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या पद्धतियाँ हैं, कौन कौन से मेथड टीचर फॉलो करते हैं। सो देखिए, पहला है निगमनात्मक और आगमनात्मक मेथड, यानी कि डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। सो पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के 2 ढंग हो सकते हैं। देखिए, जब मान लीजिए टीचर क्लास में आते हैं, तो जब वो अपना विषय पढ़ाते हैं, जब वो अपना पाठ्य विषय पढ़ाते हैं, उसके दो ढंग हो सकते हैं। पहला ढंग क्या है, एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। तो यानी कि देखिए, पहला ढंग क्या है कि जब छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर, यानी कि कोई नॉर्मल सी बात बता दी जाती है और उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि आप पेपर वन की तैयारी करते हैं, आपने कोई किताब पढ़ी, लेकिन उस किताब में क्या है, स्वयं प्रभा टॉपिक के 32 चैनल हैं, लेकिन अभी अपडेट होके 34 हो चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्वयं प्रभा क्या होता है, कि स्वयं क्या है, ये ऑनलाइन, इसमें आप कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक सिद्धांत बताया कि स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसकी जांच के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे करेक्ट कर सकते हैं
आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए। तो ये है उसमें पहला पार्ट। दूसरे में दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देखकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। देखिए इसमें उल्टा हो जाता है। पहले क्या है कि आपको एक बात बताई जाती है, फिर आपको उसके लिए उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में क्या है, पहले आपको अनेकों उदाहरण दिए जाते हैं, फिर आपको बात बताई जाती है। अभी मैं अपने उदाहरण को उल्टा करता हूँ। पहले उदाहरण में मैंने आपको बताया कि आपको जैसे स्वयं प्रभा क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अब दूसरे में बताता हूँ आपको मैं कि मान लीजिए आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, बिल्कुल फ्री में करना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप नहीं जॉब करते तब भी आपको करना है, तो आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। कैसे? आप स्वयं प्रभा को देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने उदाहरण को उल्टा कर दिया। पहले मैंने स्वयं प्रभा पहले बोला, उदाहरण बाद में दिया, लेकिन अभी मैंने उदाहरण पहले दिया, स्वयं प्रभा बाद में दिया। तो ये क्या है कि दो चीज़ें हैं, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर बात बताई जाती है, या पहले में बात बताई जाती है फिर उसमें उदाहरण दिया जाता है। तो ये क्या है, ये दो ढंग हैं। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। इनकी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि देखिए किसी चीज़ के बारे में आपको बेसिक बताना, ग्रामर बताना, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरी है परिचर्चा विधि, यानी कि डिस्कशन मेथड। अभी देखिए परिचर्चा विधि क्या है। देखिए इस पद्धति में कई लोग भाग लेते हैं या तथा चर्चा के माध्यम से किसी प्रश्न का हल या समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए इसमें कई लोग भाग लेते हैं, ठीक है। आप डिस्कस किसी से भी कर सकते हैं, आपका एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। आपका ग्रुप हो सकता है आपके दोस्तों का, एक कक्षा में जो बैठे विद्यार्थी हैं उसमें डिस्कस हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए डिस्कशन मेथड क्या है, इस पद्धति में जैसे एक टॉपिक होता है उसे डिस्कस किया जाता है, तो जिसमें विचार जो है आपस में आदान प्रदान किए जाते हैं। मान लीजिए क्लास में एक टीचर ने, शिक्षक ने एक टॉपिक बच्चों को दे दिया, तो उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है कि वो टॉपिक क्या चीज़ है। तो हर एक बच्चे उसके अंदर अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, अपने अपने सुझाव रखते हैं। तो वो क्या है, उसका जो प्रश्न आपको दिया गया है उसका समाधान ढूंढना, उसका हल ढूंढना, वो चीज़, तो उसे कहते हैं परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, आपस में डिस्कस करना। इस पद्धति का उपयोग किसी समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। इस पद्धति के मुख्य शिक्षण बिंदु पर बल दिया जाता है। देखिए इसमें क्या है, जो शिक्षण बिंदु है उसके ऊपर बल दिया जाता है। इस पद्धति का उपयोग करके यह निश्चित किया जाता है कि विद्यार्थी किसी अवधारणा या सिद्धांत को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये पद्धति है, इसमें क्या निश्चित किया जाता है कि जो विद्यार्थी है, मान लीजिए क्लास में विद्यार्थी बैठे हैं, तो उनको जब डिस्कस किया जाता है कोई टॉपिक, वो उसे अच्छी तरह कितना समझते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षक क्लास में आए, उन्होंने बच्चों को एक टॉपिक दे दिया, है ना, उन्होंने टॉपिक दे दिया बच्चों को। जैसे मान लीजिए बच्चों को टॉपिक दे दिया हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर, कि हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, तो बच्चे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, या वो बताते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार होने चाहिए। तो सुधार होने चाहिए तो बच्चे डिस्कस करते हैं, फिर पहले वो कमियां देखेंगे कि कमियां क्या हैं, फिर उसे कहेंगे कि सुधार क्या होने चाहिए। तो वो कितना अच्छी तरह से समझते हैं टॉपिक को, अवधारणा को या सिद्धांत को, ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। यह पद्धति विद्यार्थी में चिंतन कौशल को विकसित करती है तथा उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब देखिए जैसे विद्यार्थियों को टॉपिक दिया जाता है, विषय दिया जाता है, तो वह चिंतन कौशल को विकसित करते हैं। इनकी चिंतन है ना, आपको रिफ्लेक्ट करता है। वो जैसे विद्यार्थी सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये चीज़ है क्या, उसके साथ बाद में क्या है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लग जाते हैं, है ना, रिसर्च करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। तो उसमें क्या है, उनको उसमें प्रोत्साहन मिलता है, उनमें उनका इंटरेस्ट आता है, उनको मज़ा आता है ये टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। तो वो इसके लिए छात्र क्या है, प्रोत्साहित होते हैं हर एक चीज़ के लिए।
तो देखिए इसके फायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थियों के ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो विद्यार्थी का ज्ञान है, जो उसका अनुभव है, उसके बारे में उसका उपयोग किया जा सकता है कि क्या सोचा जाता है एक विद्यार्थी के द्वारा। देखिए जब आपको टॉपिक दिया जाता है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, तो विचारों का जो समझने का जो तरीका है, क्या विचार है, उसे पता चलता है। इस पद्धति का उपयोग करने से विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है तथा पर्याप्त परिणाम ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसमें क्या है, छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी, उनको टॉपिक अच्छा लगेगा, उसमें वो करेंगे, है ना। इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थियों में अधिगम या सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। अब देखिए ये जो पद्धति है, इसमें क्या है, विद्यार्थियों में जो अधिगम है या सीखने की जो रुचि है वो जागृत है। जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक देख लिया, आपने सोचा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, तो आपको उसमें हो गया कि हाँ इंटरेस्ट आ गया कि ये टॉपिक आपको सीखना है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री का कोई वीडियो देखा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, किसी राजा के बारे में आपने पढ़ लिया, तो जब आपने वो पढ़ा आपको और हुआ कि इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, बाकी राजाओं के बारे में पढ़ना चाहिए उनका जीवन कैसा था। तो फिर आप में क्या है, हिस्ट्री के प्रति क्या है, रुचि पैदा होगी, ये चीज़। अब देखिए इसके लाभ के इसके हानि भी करते हैं। इस पद्धति के मुख्य दोष हैं, देखिए जब किसी चीज़ के लाभ होते हैं उसकी हानियाँ भी साथ में होती हैं। तो देखिए इस पद्धति के लिए उच्च कौशल युक्त निर्देशक या शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए पहले क्या है कि शिक्षक की आवश्यकता है। मान लीजिए आपको टॉपिक दिया जाता है, अब जो आपका ज्ञान है वो सही है या गलत है, वो क्या उसमें कमी है, वो कौन करेक्ट करेगा और कौन सही करेगा, शिक्षक या निर्देशक, जिसको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता हो। तो पहली बात तो ये होगी, अगर मान लीजिए निर्देशक या शिक्षक हो ही ना, तो जो आपकी सोच है उसमें अगर कोई कमी है, आपके ज्ञान में कमी है, तो वो करेक्ट नहीं हो पाएगी। इस पद्धति के लिए विद्यार्थियों का पहले से तैयार होना आवश्यक है। देखिए आपका तैयार होना आवश्यक है पहले। जैसे मान लीजिए कि शिक्षक क्लास में टॉपिक करते हैं, तो पहले वो बताते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में कल चर्चा करेंगे, है ना। तो आप पहले से उसे क्या है, पढ़ के जाते हैं। उसके बाद क्या है कि इस पद्धति का दोष एक यह भी है कि इसमें बहुत अधिक समय लगता है तथा केवल सीमित समूहों को या छोटे समूह को निर्देशित कर सकती है। इसमें क्या है कि बहुत समय लगता है, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक को डिस्कस करना है, जैसे लेक्चर है 1 घंटे का या 45 या 45 मिनट का, वो पूरा कई बार ख़त्म हो जाता है। तो उसमें क्या है कि केवल सीमित समूह को ही निर्देशित किया जा सकता है, यानी कि क्लास में अगर 40 बच्चे 50 बच्चे, उनको ही निर्देशित किया जा सकता है। सो ये इसमें परिचर्चा विधि। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक, यानी कि सिंथेटिक एंड एनालिटिकल। सो देखिए इसमें क्या है कि दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के 2 अन्य प्रकार हो सकते हैं। यानी कि देखिए अगर हम कोई दूसरा दृष्टिकोण देखें तो उसमें शिक्षण विधि के 2 अन्य प्रकार हो सकते हैं। जैसे पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है, उसे बोलते हैं संश्लेषणात्मक विधि। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाएं तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 ढंग हो सकते हैं। पहला क्या है कि जब पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग है, पहला क्या है कि पहले अंगों का ज्ञान दिया जाता है तथा तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है, उसे बोलते हैं संश्लेषण विधि। तो यानी कि क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाने से पहले क्या है, आपको पहले वर्णमाला सिखाई जाती है कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, आ की मात्रा क्या है, ऊ की मात्रा क्या है ना, और वर्ण क्या है, शब्द क्या है, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपको बेसिक्स सबसे पहले करवाए जाते हैं। यानी कि आपको पहले सारी चीज़ें करवाने से पहले क्या आपको बेसिक करवाया जाता है,
जो उसमें प्रयुक्त होने वाली हैं, ठीक है, वो चीज़। तो बाद में क्या है, जैसे आपको मान लीजिए वर्णमाला के बारे में बता दिया, उसके बाद क्या है, आपको शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। इनके पहले आपको क्या है कि पहले आपको बताया गया कि हमें ये चीज़ करनी है, लेकिन उसे सीखने से पहले क्या आपको स्पेलिंग क्या होते हैं, उसका ग्रामर क्या है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। उसे बोलते हैं संश्लेषण विधि। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए कि पहले आपको वाक्य, यानी कि देखिए दूसरा मेथड क्या है, पहले आपको क्या है, वाक्य सिखाकर तब शब्द में, तब शब्द, फिर अंत में वर्ण सिखाया जाए, यानी कि इसमें उल्टा हो गया। पहले में क्या था, पहले आपको वर्णमाला सिखाई गई, वर्णमाला सिखाई गई, है ना, फिर आपको शब्द बनवाए गए, फिर आपसे वाक्य बनाए गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले आपसे वाक्य बनवाया गया, फिर आपसे शब्द बनवाया गया, और अंत में क्या है, आपको वर्ण सिखाए गए, वर्णमाला के बारे में जानकारी दी गई। तो वो उसे बोलते हैं विश्लेषणात्मक विधि। क्योंकि इसमें देखिए पूर्ण से अंगों की ओर जाते हैं और अंगों से पूर्ण की ओर। आपको मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बताता हूँ, संश्लेषण विधि। मान लीजिए मैंने इंसानी जो शरीर है, जो इंसानी शरीर है, ह्यूमन जो बॉडी है, उसमें देखिए पहले बताया कि ये आंखें हैं, ये नाक है, ये मुंह है, ये कान है, ये बाल है, ये पैर है, ऐसा करके, है ना, पहले ही बता दिया। फिर बता दिया कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें ये काम होते हैं। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना, जीभ का काम है स्वाद लेना, ऐसे करके। तो मैंने आपको पहले बताया अंगों के नाम, फिर आपका मैंने बताया उसका फंक्शन, फिर आपका मैंने बताया हमारी ये बॉडी होती है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि हमारा इंसान का शरीर है, ऐसे पूरा शरीर दिखा दिया। उसके बाद फिर बताया कि सुनना किसका काम है, कानों का, देखना किसका काम है, आँखों का, बोलना किसका काम है, मुंह का। तो इसमें क्या है, उल्टा कर दिया सब कुछ। तो दो चीज़ें होती हैं, या पहले आप जो है वर्णमाला बताते हैं, या पहले दिखाते हैं अंग, फिर दिखाते हैं बाकी चीज़। इसमें क्या है, पहले दिखाते हैं बाकी चीज़ें पूरी, फिर दिखाते हैं सबसे अंग, यानी कि दो चीज़ें होती है पढ़ाने के लिए। अगर हम अंगों से जाएं, अगर हम करते हैं कि अंगों से पूर्ण की ओर जाते हैं तो बोलते हैं संश्लेषण। अगर हम पूर्ण से अंगों की ओर जाते हैं तो बोलते हैं विश्लेषण। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल पसंद आए होंगे। सो अगला जो मेथड है वो है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। देखिए इसे सबसे बोरिंग माना जाता है। जब देखिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं या स्कूल है या कॉलेज है यूनिवर्सिटी है, जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं वो सबसे बोरिंग पार्ट स्टूडेंट उसे समझते हैं, वो है लेक्चर मेथड। क्योंकि देखिए लेक्चर मेथड के बिना आपकी शिक्षण पद्धति अधूरी है। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपके पास कोई टॉपिक है, टीचर आप बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं। अब देखिए हर एक को तो अकेले के लिए तो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, इसलिए आप सभी को पढ़ाया जाता है। तो उसे बोलते हैं लेक्चर मेथड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आपको मैं जो ये जो पढ़ा रहा हूँ ये भी लेक्चर मेथड है, क्योंकि देखिए जो लिखा है वो तो पढ़ाना है, उसके अलावा जो अधिक जानकारी है वो भी देनी है। इस पद्धति में शिक्षक सबसे प्रमुख होता है। इसे बोलकर पढ़ाना पद्धति कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि शिक्षक प्रमुख होता है, क्योंकि देखिए लेक्चर कौन देगा, शिक्षक देगा ना। सो इसे बोलकर पढ़ाना पद्धति कहते हैं, इसे बोलकर पढ़ाया जाता है। इस पद्धति का उपयोग सभी स्तरों तथा सभी कक्षाओं में किया जाता है। देखिए जितने कॉलेज हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, सब में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस पद्धति की सफलता या असफलता शिक्षक के व्यक्तित्व एवं कौशल पर निर्भर करती है। अब देखिए लेक्चर मेथड में जब लेक्चर देते हैं टीचर, वो सफल है या असफल वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है, उसके व्यक्तित्व, उसके कौशल पर। मान लीजिए कि वो टॉपिक कोई पढ़ा रहे हैं, अब उसके बारे में अगर कोई करंट जानकारी है, कोई करंट अपडेट आ गया, तो शिक्षक को उसे ऐड करना होता है कि ताकि बच्चों को जो नई जानकारी है उससे अवगत करवाया जाए, उसे नई जानकारी प्रदान की जाए, नई जानकारी दी जाए, कि ताकि वो उनके फ्यूचर में काम आ जाए, है ना। मान लीजिए कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर आपको ओल्ड सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उनको सिलेबस नए का पता ही नहीं है, तो उस लेक्चर का फ़ायदा क्या। जब वो नए लेक्चर के साथ साथ नए टॉपिक भी डिस्कस करवाएं कि इस बार ये टॉपिक्स आए थे, तो वो है उसका अच्छा व्यक्तित्व। तो ये व्यक्तित्व और कौशल पर निर्भर करता है, उनका कौशल। देखिए सबसे जरूरी है कौशल, आपका ज्ञान किस लेवल का है। महाविद्यालय स्तर यानी कि यूनिवर्सिटी स्तर के जो शिक्षण के लिए
यह पद्धति अत्यंत लाभकारी है। देखिए जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह ये पद्धति वहाँ पे यूज़ की जाती है। यह पद्धति धारणाओं को स्पष्ट करने में सहायक है तथा विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए ये जो पद्धति होती है इसमें स्पष्ट करने में सहायक है। स्पष्ट करने मतलब कि जो धारणा है, धारणा क्या है, मान लीजिए आपके मन में कोई धारणा है किसी टॉपिक को लेके, जब टीचर लेक्चर मेथड से उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं तो आपके मन में जो धारणा है, मान लीजिए नेगेटिव धारणा है, तो आप उसे पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाती है। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। विद्यार्थियों को क्या करती है, पढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि हाँ, क्योंकि देखिए जो टॉपिक मुश्किल है वो आसान लगता है। जैसे मान लीजिए आपको पेपर 1 मुश्किल लगे, अगर आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये टॉपिक आसान लगेगा क्योंकि समझने में आसानी है। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अतिरिक्त विषय वस्तु प्रदान की जाती है। अतिरिक्त विषय वस्तु मतलब देखिए जो इसमें लिखा है वो तो पढ़ाना है, लेकिन उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देना कि ताकि आपके लिए आसान हो। जैसे देखिए ऊपर के पॉइंट में कुछ जो एग्जांपल अलग थी, तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल यहाँ पे समझा दी। आप कोई भी लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखना आपको मैं अलग से बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, तो वो क्या है, वह कि अतिरिक्त विषय वस्तु प्रदान करना जो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके लाभ क्या है, देखिए इसके लाभ हानि दोनों है। पहला इसमें लाभ है, इस पद्धति के समय तथा धन की बचत होती है। देखिए इस पद्धति के उपयोग के साथ क्या है, समय की बचत है, धन की बचत है। समय की बचत मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चे आसानी से लेक्चर सुन सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए टीचर ऐसा टाइम है नहीं कि हर एक बच्चों को अलग से वही टॉपिक पढ़ाए, है ना, वो चीज़। धन की बचत भी होती है, बार बार टीचर देखिए आएंगे जाएंगे, आप बार बार आएंगे, है ना, तो वो आसानी से आप देख सकते हैं। यह पद्धति विषय को रुचिकर बनाते हैं। इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए आप हिस्ट्री का विषय पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग लगता है, लेकिन देखिए जब उसे आप अच्छे से पढ़ते हैं, जब टीचर आपको कहानी के रूप में समझाते हैं तो आपको वो इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है, तो वो उसमें आपकी रुचि पैदा हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 है, सी पॉइंट, यह पद्धति प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। यानी कि ये पद्धति क्या है कि प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, यानी कि देखिए जो प्रभावशाली विद्यार्थी हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट हर एक अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, कईयों पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। यानी कि जो प्रभावशाली स्टूडेंट हैं जिनको इंटरेस्ट होता है हर एक टॉपिक में, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिनमें सीखने की लालसा होती है कि ये भी सीख लो वो भी सीख लो, वो चीज़, वैसे वाले स्टूडेंट। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों में एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है। तो देखिए इस पद्धति, देखिए जैसे मान लीजिए कोई लेक्चर आप पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, 1 घंटे का, 50 मिनट का, 45 मिनट का जो लेक्चर होता है ना, तो उसमें क्या है कि एकाग्रता की शक्ति, इनकी आपके सुनने की शक्ति है कि आप लेक्चर कितनी देर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज़। तो इसमें एक शक्ति का विकास होता है एकाग्रता की। यह पद्धति निष्कर्ष एवं समीक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए इसमें क्या है, निष्कर्ष और समीक्षा के लिए लाभदायक है। यानी कि देखिए जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या वो पूर्ण हो गया, क्या वो अधूरा है ना, वो चीज़। और समीक्षा के द्वारा, समीक्षा क्या होती है कि आपको कितना समझ में आया, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया, आपको समझ में 50% आया, आपको समझ में पूरा ही आ गया, तो उसकी समीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक है। हम कहते हैं ना ये लेक्चर बहुत बढ़िया था यार, ये लेक्चर बिल्कुल बोरिंग था, तो बोरिंग वाले में समझ नहीं आया, दूसरे में समझ आपको आ गया। इस पद्धति के माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होते हैं। प्रत्यक्ष संबंध मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आमने सामने। देखिए बच्चों के सामने शिक्षक, शिक्षक सामने बच्चे या विद्यार्थी, तो इसके माध्यम से क्या है, शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में क्या है, प्रत्यक्ष संबंध, आमने सामने देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए, कोई बात आपको समझ में ना आए, तो आप शिक्षक से आसानी से उसे पूछ सकते हैं, वो चीज़। तो इसके हम दोष करते हैं अभी। इस पद्धति के लिए कुछ कौशल युक्त निर्देशक या शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अब देखिए
दोष क्या है? अब देखिए हर एक को तो लेक्चर दे नहीं सकते, इसके लिए क्या है, कौशल युक्त टीचर होना चाहिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए जैसे हर एक चीज़ का ज्ञान हो, मन के मतलब कि जो टॉपिक समझा रहे हैं उसके बारे में उसे 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ से उसे पता हो कि ये टॉपिक है क्या। कल को देखिए बच्चा पूछ ले टीचर को, उसका क्वेश्चन का आंसर आए ना, तो उसका फ़ायदा क्या? बच्चे भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो बी पॉइंट है यहाँ पे, इस पत्ती का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे शिक्षकों पर अत्यधिक भार आ जाता है और इसे अधिगम के लिए उचित नहीं माना जाता। अब देखिए होता क्या है कि इसमें शिक्षकों पर अत्यधिक भार आ जाता है, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक को उन्हें डिटेल में समझाना होता है और इसे क्या है, अधिगम के लिए उचित नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए बच्चे भी बोर हो जाते हैं कई बार, है ना। तो हर एक टॉपिक को लेक्चर के द्वारा जैसे कर दिया तो बोर हो जाता है। वैसे ये इसका देखिए दोष इतना मेरे ख्याल से इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि देखिए टीचर का काम है कि बच्चों का जो भार है वो अपने ऊपर लेना, इससे शिक्षकों को भार नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चों का काम आसान करे शिक्षक का काम है। चाहे देखिए शिक्षक के ऊपर भार है, लेकिन फिर भी इसमें दोष बताया गया है कि अधिक भार है और अधिगम के लिए उचित नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए बच्चे फिर डिपेंड हो जाते हैं टीचर के ऊपर ही। ये बात इसमें हो सकती है कि बच्चों का डिपेंड होना, निर्भर होना बच्चों के ऊपर, और बच्चों का डिपेंड होना शिक्षक के ऊपर। सो नेक्स्ट है, यह पद्धति वही अच्छा परिणाम दे सकती है जो उच्च स्तर के शिक्षक होते हैं। यानी कि देखिए जो उच्च स्तर के शिक्षक है, यानी कि जिसको हर एक चीज़ का ज्ञान है, उस टॉपिक का ज्ञान है, उस विषय का ज्ञान है, उसे वही अच्छा परिणाम दे सकते हैं। यह पद्धति के सामान्यता विद्यार्थी निष्कर्ष रहते हैं तथा वे कक्षा में साधारण श्रोता के समान मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो विद्यार्थी हैं वो निष्क्रिय है, यानी कि विद्यार्थी कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ वो सुन सकते हैं टीचर की बातों को, वो चीज़। इस पद्धति में सक्रियता से भाग नहीं लेता है, जिसकी वजह से अवैज्ञानिक भी माना जाता है। इसमें क्या है, बोलने वाला शिक्षक है और सुनने वाला विद्यार्थी। कई बार देखिए टीचर का स्वभाव ऐसा होता है, बच्चे उससे डर जाते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तब भी बच्चे उनसे क्वेश्चन करते नहीं है कि टीचर उनको इंसल्ट ना कर दे, टीचर उनसे ये ना पूछ लें ऐसे करके, है ना वो चीज़। इसलिए डिस्कशन मेथड बढ़िया है, लेक्चर मेथड में ये कमी पाई गई है। इसमें देखिए बच्चे भाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक बोरिंग लग रहा है, टीचर का पढ़ाया पसंद नहीं आ रहा, फिर भी आपको मन मारकर बैठना ही पड़ता है, वो चीज़। तो होगी व्याख्यान विधि। देखिए आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, इसलिए वो आना ज़रूरी है। क्वेश्चन को आप देखिए बाद में करेंगे, पहले आपको टॉपिक समझना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए वस्तु विधि यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि देखिए वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। ज्ञान इंद्रिय क्या है, देखिए हमारे जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, छठी हमारे दिमाग में होती है, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। ये क्या है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और जो दिमाग में अंदर है वो छठी ज्ञान इंद्रिय है। यानी कि जब हम बाह्य संसार को देखते हैं वो हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। अब देखिए ज्ञान इंद्रियां, इसमें देखिए बात है ज्ञान इंद्रिय की, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, है ना। जैसे आंखों का काम क्या है, नेत्रों का देखना, कानों का सुनना, है ना, नाक का सूंघना और जीभ का स्वाद लेना, है ना, यही चीज़ हो गई। और होने वाली घटनाओं का एकदम से अनुमान हो जाना, वो होती है हमारे दिमाग में, उसे बोलते हैं छठी ज्ञान इंद्री। ठीक है, 6 सेंस जिसे बोलते हैं, वो चीज़। तो ये चीज़ क्या है, ये हमें संसार, जो बाह्य संसार है, जो बाहरी तौर पे जिसे हम संसार जैसे देखते हैं अपने सामने, तो उसे देखने में मदद होती है। ठीक है, नेत्र क्या है, प्रमुख है। अब देखिए आंखों के साथ ही हम सब कुछ देखते हैं, आंखें नहीं होंगी तो दुनिया क्या है हम देख नहीं पाएंगे, वो चीज़। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अब देखिए जब आप कोई वस्तु को देखते हैं आपको उसका सामान्य परिचय मिल जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप निकले हैं, आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है, तो आप उसे देखेंगे आपको होगा ये गाड़ी है ना।
तो उसका काम क्या है, उसमें 4-5 बंदे बैठ के कहीं पे जा सकते हैं। आपने और चीज़ देखी, आपको वहाँ पे हरे भरे पेड़ दिखाई दिए, जंगल दिखाई दिया, ट्रैफिक दिखाई दिया और बहुत सारी चीज़ दिखाई दी। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपके दिमाग में फटाफट उसका परिचय मिल जाता है कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ तो वो बोलते हैं, वो आती है वस्तु विधि के अंदर। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। तो ज्ञान देखिए प्रदान करने का सबसे बढ़िया साधन यही है। इसलिए आरंभ से वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 3 और 2 5 को समझाने के लिए छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती है, फिर उनमें 2 गोलियां और मिलाकर एक साथ गिनने तथा 3 और 2 5 स्पष्ट हो जाता है। देखिए मूर्त क्या है कि जो आपको दिखाई देता है, अमूर्त क्या है जो आपको दिखाई नहीं देता। पहली बात तो इन शब्दों को पहचानिए। अमूर्त का मतलब क्या है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती। मूर्त क्या है, जो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, आपको दिखाया, इसमें एग्जाम्पल दिया, आपको दिखाना है 5, आपको पता है ये 5 है, ये आपको दिखाई दे रही है कि आपके पास 5 है, 5 चीज़ें हैं, लेकिन ये 5 कैसे बना। आपको बताया कि ये 3 गोलियां हैं, ये 2 गोलियां हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई नहीं दे रहा। जब हम 3 और 2 को मिक्स करेंगे फिर वो बनेंगे 5। तो आपको दिखाई देता है कि देखिए हमने 3 और 2 को मिलाया, बन गया 5। पहले आपको 5 दिखाई दिया, लेकिन 3 और 2 में 5 नहीं दिखाई दिया, उनको मिला के 5 बनाया गया। तो ये क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि 5 था, लेकिन वो कैसे बना, वो था अमूर्त की ओर। ठीक है, वो चीज़। सो नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि, यानी कि परफॉर्मेंस मेथड। इस पद्धति में पूरी विषय सामग्री को इस प्रकार छोटे चरणों में प्रस्तुत किया जाता है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी भी इससे पूरा लाभ उठा सके। अब देखिए परफॉर्मेंस मेथड क्या है कि इसमें जो कोई विषय है उसे एक साथ पूरा नहीं समझाना है। जैसे मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण जो योग्यता है, जो यूजीसी नेट का पहला यूनिट है। अब आपको मान लीजिए एक ही लेक्चर में पूरा पढ़ा दिया जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसे क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, लेक्चर में डिवाइड करना, कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। तो इस प्रकार क्या है, छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना पूरी विषय सामग्री को, कि धीमी गति से सीखने वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए धीमी गति से सीखने वाला क्या मतलब, कि देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है बहुत जल्दी सीखते हैं, कोई है जो जल्दी नहीं सीखते। जो धीमी गति से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इस पद्धति में शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विषय टॉपिक को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का सहारा लेते हैं। देखिए जब भी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं या विषय टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वो हर एक प्रकार के हाव भाव का सहारा लेते हैं। जैसे हाथों का हाव भाव हो गया, चेहरे का हाव भाव हो गया, ऐसे। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ानी है ना, विद्यार्थियों के सामने देखिए कि जैसे कोई मॉडल रख दिया, मानचित्र रख दिया, ग्लोब रख दिया, उसका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत का नक्शा है, आपको नहीं आता, तो आपको बताया जाता है ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे बंगाल है, ऐसे करके। तो आपको पता चलता है कि कौन सी साइड पे कौन सा जो राज्य है, वो चीज़। यह पद्धति अन्य विषयों के साथ ही गणित एवं सामाजिक विज्ञान के विषय में विशेष रूप से लाभकारी होती है। भाषा शिक्षण में भी इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए ये जो विधि है, ये अन्य विषयों के साथ क्या है, गणित और सामाजिक विज्ञान के साथ भी काम में आती है। इनकी अगर गणित किसी को पढ़ना है, पढ़ाना है शिक्षक को, है ना, शिक्षक को गणित पढ़ाना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, ये चीज़ें, तो उसके लिए भी आसान है। सो देखिए भाषा शिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो इसके देखिए लाभ देते क्या है। पहला लाभ क्या है कि यह पद्धति के सभी विषयों के लिए उपयोगी होती है। यानी कि देखिए जितने भी विषय हैं सभी विषयों के लिए लगभग उपयोगी है।
यह विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। अब देखिए इससे क्या है, विद्यार्थियों की रुचि इसमें बनी रहती है, क्योंकि देखिए जब उसको ग्लोब दिखाया जाए, उसे मानचित्र या मॉडल दिखाया जाए, तो उसमें होता है कि यार हाँ ये चीज़, उसको इंटरेस्ट पैदा होता है इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है, यह पद्धति विद्यार्थियों की अनेक शक्तियों का विकास करती है या उन्हें स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। देखिए उसमें अनेक शक्तियों का विकास होता है। अनेक शक्तियाँ मतलब पहले उसे, देखिए जैसे मान लीजिए मॉडल रखा है सामने, तो पहले उसे ज्ञान होता है पढ़ने के लिए। जब वो मॉडल होता है तो उसमें मॉडल बनाने के लिए भी उसमें क्या है, एक शक्तियों का विकास होता है। जैसे मान लीजिए कोई मॉडल है, जैसे नक्शा है ना, तो विद्यार्थी नक्शा देख के खुद भी नक्शा बना सकता है। तो पहले उसने पढ़ना था, फिर बाद में उसने नक्शा भी बनाया, उसमें दो चीज़ें आ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यह पद्धति शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है, क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से वह किसी अवधारणा या सिद्धांत को आसानी से छात्रों को समझा पाता है। देखिए इसमें क्या है कि यह विशेष रूप से लाभदायक है शिक्षकों के लिए, क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ को समझाना होता है तो उसे आसानी से समझा देते हैं, कोई डेमो देके किसी चीज़ को प्रदर्शित करके। ठीक है, प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए, तो उसमें क्या शिक्षकों के लिए लाभदायक है। तो इसके दोष क्या है, देखिए इस पद्धति का मुख्य दोष यह है कि यह केवल शिक्षक के प्रदर्शन करने तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके उपरांत भी इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों का निरीक्षण एवं अवलोकन करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए शिक्षक ने बच्चों को समझा दिया, तो वो ऐसा नहीं कि वो बात ख़त्म हो गई, उसके देखिए बाद में क्या है कि जब शिक्षकों द्वारा बच्चों का निरीक्षण अवलोकन करने की जरूरत पड़ती है। देखा जाता है कि बच्चों को जो समझाया है, ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या बच्चों ने उसे अच्छे से समझा, वो चीज़। इस पद्धति के द्वारा शिक्षक तभी संभव होता है जब अच्छे साधन एवं उपकरण उपलब्ध हो। अब देखिए मान लीजिए अच्छे उपकरण हो, अच्छे साधन हो, जैसे मान लीजिए कि टीचर को बच्चों को क्लास में पढ़ाना है कोई वीडियो दिखा के, लेकिन वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना वो चीज़। यह पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित पद्धति है तथा इसकी सफलता पूरी तरह से शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। सो देखिए ये क्या है कि शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक प्रदर्शन को कैसे दिखाते हैं, मॉडल कैसे प्रस्तुत करते हैं, उसके ऊपर उसके व्यक्तित्व पर निर्भर है। इस पद्धति में उचित समायोजन की आवश्यकता होती है तथा इसे सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं माना जाता। अब देखिए हर एक चीज़ के लिए उपयोगी नहीं है ना, हर एक चीज़ के लिए उपयोगी नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए क्या है, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो पढ़ाने ज़रूरी हैं, जो समझाने ज़रूरी हैं, जो टफ है उसके लिए ये होता है। तो ये है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है दृष्टांत, यानी कि इलस्ट्रेटिव मेथड। अब देखिए वस्तु विधि का दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। पहले हमने वस्तु विधि पढ़ा था ना कि मूर्त, जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, वो चीज़। अब इसमें है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा। दृष्टांत दृश्य भी है और श्रव्य भी, यानी कि जो चीज़ दिखाई भी देती है, समझाई भी जाती है, सुनाई भी देती है। जैसे इसमें चित्र है, मानचित्र है, चित्रपट है आदि के द्वारा वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुला आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण होता है। देखिए फॉर एग्जांपल को मूवी है, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री का जैसे कोई राजा है, जैसे मान लीजिए झांसी की रानी है ना, तो आपने वो पढ़ा, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ने में वो उतना मज़ा नहीं आया। भगत सिंह के बारे में, झांसी की रानी के बारे में, गांधी, महात्मा गांधी के बारे में, है ना, ऐसे करके फॉर एग्जांपल जब आपने उनकी मूवी देखी, आपको वो अच्छे से समझ में आ गया, तो वो क्या है, आपको चीज़ दिखाई भी दी, सुनाई भी दी, आपको वो अच्छे से समझ में आ गया, तो वो है दृष्टांत विधि, वो चीज़। तो कोई कहानी को के रूप में प्रस्तुत कर देना, चुटकुले के रूप में प्रस्तुत कर देना, तो वो दृष्टांत विधि है, यानी कि बच्चों को समझाना वीडियो के द्वारा, जिसमें दिखाई भी दे, सुनाई भी दे। नेक्स्ट है कथन विधि एवं व्याख्यान विधि, यानी कि रेटोरिक एंड लेक्चर मेथड। अब देखिए व्याख्यान विधि तो हमने पढ़ लिया था, अब है कथन विधि।
ठीक है, दोनों को इसमें डिस्कस करेंगे। वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को समझने का भी प्रयास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो बच्चों को समझ भी आ गया, जैसे बच्चों को वस्तुओं के द्वारा और दृष्टांत विधि के द्वारा भी उसे समझ में आने लग गया है। यानी कि जब बच्चे वस्तु को देख के समझ आते हैं कि ये क्या है, उसके अलावा दृष्टांत विधि के द्वारा भी समझने लगते हैं, तो उसमें क्या है, अगर उनमें कुछ कुछ अनुमान करने की या अप्रत्यक्ष वस्तुओं को देखने का अभ्यास हो जाता है, तो कथन विधि का सहारा लिया जाता है। यानी कि जब बच्चे देखिए धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं, तो विधि को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें क्या है कि इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा, यानी कि देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ है, उसका पूरा वर्णन कर देना। जैसे पहले बच्चों ने क्या है कि एक पेड़ को देखा, एक आम के पेड़ को देखा, ठीक है, उसने पेड़ देख लिया, बात खत्म, ये आम का पेड़ है, बात खत्म। लेकिन फिर से कथन विधि द्वारा समझाना कि आम का पेड़ है, ये इसे कैसे उगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, कितने दिन में बढ़ता है, कैसे आम लगते हैं, कैसे आम तोड़े जाते हैं, उससे क्या बनता है, ये सब कुछ उसे डिटेल में समझाया जाता है उस वस्तु के बारे में, उसका पूरा वर्णन कर देना। तो वो है कथन विधि। तो इसमें क्या है, पहले उसने देखा, फिर उसने समझा और सीखा। परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं होता। इसमें क्या है, निष्क्रिय है, इनकी वो कोई क्रिया नहीं करते, सिर्फ शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाते ही रहते हैं। इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वत ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, कम से कम बताना चाहिए, और बच्चे खुद से सीखें। क्योंकि देखिए, अगर आप बच्चों को हर एक चीज़ समझाते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं, तो वो आपके ऊपर, ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। व्याख्यान विधि है, इसी की सहचरी है। व्याख्यान विधि की देखिए इसके साथ ही है। उच्च कक्षाओं में पर्याय व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। जैसे देखिए, हमने पीछे किया ही है, व्याख्यान विधि आपको डिटेल में समझाया कि यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह हैं, उसमें लेक्चर मेथड होता है। कथन विधि में देखिए, हर्बर्ट जो स्पेंसर है, उसके 5 सोपान दिए गए हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या सिद्धांत स्थापन, आवृत्ति या प्रयोग। देखिए, परंतु केवल ज्ञान अर्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा अरस स्वादन के पाठों में कुछ सोपानों का ही प्रयोग होता है। अब देखिए, जब किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, उसके बारे में ही 5 सोपान होते हैं। यानी कि देखिए, जो ये 5 सोपान दिए गए हैं, ये 5 चीज़ें बताई गई हैं, तो ये ज्ञान अर्जन के लिए ही है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ सीखनी है, किस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये 5 चीज़ें काम आएंगी। लेकिन अगर आपको कुछ कौशल, कुछ अपना अनुभव देखना है, तो उसमें कुछ सीमित चीज़ें ही काम आती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप कौशल के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा सीखते हैं, कुछ चीज़ें हैं देख के सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने पेपर 1 का जैसे आपने यूजी नेट का एग्ज़ाम दिया है ना, आपने पढ़ लिया, ज्ञान अर्जन कर लिया, आपने पेपर दे दिया, तो वो बात होगी ज्ञान अर्जन। लेकिन जब आपने पेपर दिया, आपका कौशल कैसा है, आपने सवाल सही किए या नहीं किए, आपका अनुभव कैसा रहा, ठीक है, वो आपको पेपर देने के बाद पता चलता है वो चीज़। नेक्स्ट है टोली शिक्षण पद्धति, यानी कि टीम टीचिंग मेथड। अब देखिए, इस पद्धति का जो विकास है सबसे पहले अमेरिका में हुआ। वर्तमान समय में देखिए बहुत लोकप्रिय पद्धति मानी गई है। इस पद्धति का उपयोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब अमेरिका की सेना को प्रशिक्षण प्रदान करना था, ठीक है। इनके सबसे पहले देखिए कहाँ पे उपयोग हुआ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। कब हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, द्वितीय विश्व युद्ध था, जब अमेरिका की सेना को प्रशिक्षण प्रदान करना था। तो इसमें क्या था, इस पद्धति में या तो एक शिक्षक होता है या शिक्षकों की टीम होती है, यानी कि एक से अधिक शिक्षक होते हैं जो पूरी टोली या समूह के सदस्यों को शिक्षा या प्रशिक्षण देती है।
अब देखिए इसमें एक से अधिक शिक्षक होते हैं पढ़ाने के लिए। इस पद्धति के मुख्य लाभ क्या हैं देखिए, इस पद्धति अनुदेशात्मक संगठन का एक विशिष्ट प्रकार है जो औपचारिकता पर आधारित होता है। देखिए इसमें क्या है, अनुदेशात्मक संगठन है, ठीक है, अनुदेश करना, तो विशिष्ट प्रकार का अनुदेश। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका की देखिए जो सेना है उसे प्रशिक्षण देना था, औपचारिकता पर आधारित है कि क्या क्या कैसे कैसे करवाना है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे एक शिक्षक का काम क्या है, एक चीज़ बताना, दूसरी चीज़ का काम क्या है, दूसरे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बताना। इस पद्धति में शिक्षण की समूह जिम्मेदारी होती है एवं अनुदेशन पूरी तरह से पूर्ण नियोजित एवं व्यवस्थित होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो सामूहिक जिम्मेदारी है इनकी, देखिए मान लीजिए इसमें 2 टीचर हैं, 4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, 5 शिक्षक हैं, उसमें पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। क्या जो उन्होंने पढ़ाया वो अच्छे से उनको बतला दिया गया, ठीक है, वो चीज़। सो नेक्स्ट है देखिए इसमें सी पॉइंट, इस पद्धति में विषय को समझाने के लिए दृश्य सामग्री का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें दृश्य सामग्री है, यानी कि चीज़ आपको दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ दिखानी है, जैसे आपको कोई चीज़ समझानी है, उसमें आपको चीज़ को दिखाया जाता है कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़। इस पद्धति में शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि आपको लेक्चर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई कठिनाई आ रही है और उसके साथ साथ आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। सो अगला पॉइंट है, यह पद्धति अधिगम प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। अब देखिए इसमें क्या है, जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसे अच्छा बनाया जाए, इनकी विद्यार्थियों को जो सिखाया जाता है वो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए ये उपयोगी होती है। यह पद्धति में या इस पद्धति में विद्यार्थियों का अध्यापकों को वाद विवाद की सहायता से नए ज्ञान को प्राप्त करने का सहारा या अवसर दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों को कुछ समझ में आया या नहीं, अगर वो टीचर से कुछ बात पूछते हैं, टीचर उनका जवाब देते हैं, तो क्या है, वाद विवाद की सहायता से क्या है, नया ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी देखिए जो विद्यार्थी के मन में ज्ञान है किसी विषय वस्तु को लेके, उसको करेक्ट करना किसका काम है, शिक्षक का, तो उसमें क्या है, नया ज्ञान आता है। सो नेक्स्ट है, इस पद्धति द्वारा शिक्षण करने से मानव संबंधों का विकास होता है। यह छात्रों को सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसमें क्या है देखिए, मानव संबंधों का विकास होता है, इसमें क्या है, छात्रों को सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इनकी देखिए सामूहिक कार्य, जैसे देखिए छात्र समूह में बैठ के सीखते हैं ना, जैसे 40 छात्र हैं, 50 छात्र हैं, है ना, तो उनमें क्या है, ये उसकी प्रेरणा देती है। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए बच्चे क्लास में बैठे हैं, कोई विषय समझाया जाता है, तो बच्चे आपस में उसको डिस्कस करते हैं आपस में कि ये चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी है। तो बच्चों में क्या है कि सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा होती है उसमें। इस पद्धति का प्रयोग करने पर शिक्षक को विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए इसमें क्या है कि विद्यार्थियों की अनुशासन का मतलब है, जैसे देखिए जो शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का काम होता है सुनना, है ना, तो लेक्चर में मेथड में क्या है, बच्चे सुनते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे साथ में सवाल जवाब भी कर सकते हैं, तो इसमें अनुशासनहीनता का सामना इतना नहीं होता कि हाँ वो फॉलो करना ज़रूरी है, तो बच्चों को आसानी होती है इसमें। इस पद्धति द्वारा शिक्षण प्रदान किए जाने से विद्यार्थियों को विशेषज्ञों एवं अनुभवी अध्यापकों से लाभ प्राप्त होता है। वह नियोजित तरीके से शिक्षण प्राप्त कर पाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो शिक्षक है, जो क्लास में जैसे पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि शिक्षण प्रदान करने से क्या है, जो विद्यार्थी उसमें अनुभव आता है ना, अनुभव किससे आता है, शिक्षक के द्वारा। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो वो काफ़ी अनुभवी तरीके से पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो देखिए लिखा है वो तो समझाना है, उसके अलावा वो काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, नियोजित तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चों को आसानी से समझ में
आता है। टीचर का काम क्या है कि बच्चों को आसानी से समझाना, कि ताकि उसे आसानी से वो समझ पाए। तो ये इसके लिए काम आती है। सो इसमें क्या है, दोष क्या है इसमें, यह शिक्षण पद्धति परस्पर सहयोग एवं सफलता पर आधारित है। इसमें क्या है कि देखिए, परस्पर सहयोग सफलता है। परस्पर सहयोग क्या है, देखिए जब बच्चे सुनते हैं, बच्चों को सहयोग करना चाहिए आपस में, हूटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, बच्चों को शोर नहीं मचाना चाहिए, है ना। वो चीज़ अगर वो ऐसा करेंगे तो टीचर समझाएंगे कैसे। टोली शिक्षण पद्धति एवं टोली शिक्षण पद्धति पूर्व नियोजित योजना पर निर्भर होती है। देखिए पूर्व नियोजित योजना है कि बच्चों को पढ़ाना क्या है ना। ऐसा नहीं कि आते ही टॉपिक कोई भी शुरू कर दिया, तो बच्चों को क्या पढ़ाना है वो इस पर निर्भर है। यदि टोली का कोई एक सदस्य अनुपस्थित हो जाए तो टोली शिक्षण में बाधा पैदा होती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि बच्चों को जैसे पढ़ाना है, मान लीजिए 2 टीचर है क्लास में, उनको बच्चों को पढ़ाना है ना। तो मान लीजिए इसमें एक टीचर अनुपस्थित हो, एक आया ही ना हो, दूसरा टीचर हो, तो उसमें बाधा क्या है उत्पन्न हो जाती है कि जो बच्चों को दूसरे टीचर ने समझाना था वो पहले वाले टीचर को समझा नहीं सकते, तो काम तो उनका है, तो उनका लेक्चर क्या है, अधूरा रह सकता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण इस शिक्षण पद्धति में सामंजस्य का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण शिक्षण में कठिनाई आती है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, जैसे मान लीजिए कि आप बिलोंग करते हैं पंजाब से, है ना, तो या आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आप कहीं पे टीचर है, पंजाबी में आप लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी सुनने वाले हैं या तमिल वाले स्टूडेंट भी हैं बैठे हुए, मिक्स करके बैठे हुए हैं, तो वो आपकी वो बात को समझ नहीं पाएंगे, है ना। वो चीज़ ऐसे करके, ये एग्जाम्पल है। अगर आप इंग्लिश में समझाते हैं तो देखिए बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो समझ नहीं पाएंगे, तो इसमें क्या है, बाधा आ सकती है। तो यह शिक्षण पद्धति महाविद्यालय पर अतिरिक्त आर्थिक व्यय का भार डालती है। तो देखिए क्या ये शिक्षण पद्धति है, क्या है, अतिरिक्त आर्थिक व्यय का भार डालती है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास उसमें ओनली ब्लैक बोर्ड लगा है, लेकिन इसको समझाने के लिए क्या है, उनको वीडियो दिखानी पड़ेगी, उनको इसमें बहुत चीज़ दिखानी पड़ेगी, तो इसमें क्या है, इसका जो भार है वो विद्यालय के ऊपर है उनको, क्योंकि अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा सब चीज़ का, तो इसका आर्थिक जो व्यय का भार है वो विद्यालय पर पड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि। देखिए प्रश्नोत्तर विधि क्या है कि प्रश्न या क्वेश्चन आंसर का मेथड जो है, इसे सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। देखिए प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं, यानी कि प्रश्न और उत्तर जो विधि है, इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। यानी कि देखिए जो एक प्रश्न करने वाला है उसी से प्रश्न किए जाते हैं और जो उत्तर देता है उसके आधार पर क्या है, प्रश्न करते करते एक उत्तर निकाला जाता है। देखिए जैसे काउलर के अनुसार शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। शिक्षण क्या है, मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। देखिए मान लीजिए जैसे क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई चीज़ पढ़ाते हैं, तो जैसे बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं, ये चीज़ कैसे है, वो चीज़ कैसे है, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, तो टीचर ने प्रश्न पूछा, उनके प्रश्नों से ही प्रश्न पूछे गए, तो उसके बाद जो उत्तर सामने आया उससे एक स्पष्ट उत्तर निकाला गया। तो देखिए प्रश्न पूछने का महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है, चाहे वो टीचर पूछें, चाहे वो शिक्षक, चाहे वो विद्यार्थी पूछे, वो क्यों जरूरी है। देखिए पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए प्रश्न पूछने की आवश्यकता, मतलब क्या है, देखिए पूर्व ज्ञान का पता लगाकर। देखिए जैसे मान लीजिए कि टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, है ना, तो कोई टॉपिक शुरू करना है, तो बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितना पता है तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है, उसका पूर्व ज्ञान का पता लगाना कि वो कितना कितना उन्हें पता है, कि ताकि उनको उस लेवल के लिए पढ़ाया जाए। तो ये उसका मेन पार्ट है, ठीक है, पूर्व ज्ञान का पता लगाना और आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ना,
यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया। इसमें यह भी ज्ञात किया जाता है कि जो बच्चों ने पढ़ा हुआ पाठ है, यानी कि जो बच्चों ने पढ़ा हुआ इसने कितना ज्ञान अर्जित किया। हमने बता दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने बता दिया कि भारत की आज़ादी हुई है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। अब बच्चों को ये तो पता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कितना अधिक पढ़ा है वो कैसे पता चलेगा? जब बताएंगे अंग्रेज आए थे भारत में, अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, फिर 1947 तक, तो ऐसे करके पूरा डिटेल बताया जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो बच्चों की समस्या को जानने और उसके निवारण हेतु, अब बच्चों को देखिए किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उसका निवारण कैसे करना है, तो उसके लिए प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। ठीक है, वो चीज़। अब देखिए प्रश्न कैसे होने चाहिए। देखिए प्रश्न की भाषा स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए, जिससे छात्र प्रश्नों को या प्रश्न को भली भांति समझ सकें। यानी कि प्रश्न की भाषा क्या है, स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, निश्चित होनी चाहिए, छात्र उसे अच्छी तरह से समझ सकें। प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार ही की जानी चाहिए। यानी कि देखिए प्रश्नों की रचना क्या है, जो उसका बालक की जो विद्यार्थी है जो उसका जिसकी व्यवहारिक भाषा है उसके अनुसार ही की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी बोलता है, उसे हिंदी में प्रश्न पूछे, पंजाबी प्रश्न में पंजाबी है तो पंजाबी में, और इंग्लिश है तो इंग्लिश में पूछें, है ना, वो चीज़। सो अगर आप हिंदी वाले जो प्योर हिंदी बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में थोड़ा सा उनका हाथ तंग होता है, अगर आप उनसे इंग्लिश में पूछेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा। प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होने चाहिए, यानी कि जो आपका उद्देश्य है, आप क्या सिखाना चाहते हैं उससे रिलेटेड ही प्रश्न होने चाहिए। पता चले प्रश्न और है तो उद्देश्य कुछ और ही, ऐसा नहीं है। प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए। जो प्रश्न का क्रम है, इनकी 5 प्रश्न पूछने हैं, 10 पूछने हैं, 2 पूछने हैं, वो तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं अनलिमिटेड प्रश्न पूछते ही गए, वो चीज़। तो यह है प्रश्न विधि या सुकराती विधि। नेक्स्ट है भूमिका निर्वहन करना, रोल प्लेइंग मेथड। अब देखिए सबसे मेन पार्ट है, शिक्षण की इस पद्धति में एक ही कक्षा में कई अध्यायों को एकीकृत किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे पुनरावृत्ति पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता को जांचा जाता है। तो देखिए रोल प्लेइंग क्या है, मान लीजिए कि एक क्लास में एक पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे देखिए हमारी कक्षा में ऐसे पाठ पढ़ाया जाता था, जैसे मान लीजिए एक पाठ है, उस पाठ में क्या है कि मान लीजिए 5 कैरेक्टर हैं, है ना, 5 कैरेक्टर हैं अलग अलग। तो हर एक बच्चे को करैक्टर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई सेठ का करैक्टर है, कोई नौकर का करैक्टर है, कोई पुलिस वाले का करैक्टर है, ऐसे करके। तो एक को सेठ बनाया जाता था, एक को नौकर, एक को पुलिस वाला बनाया जाता था। जब जब लाइन आती थी सेठ की तो सेठ वाला बच्चा पढ़ता था, पुलिस वाले की लाइन आती पुलिस वाला बच्चा पढ़ता था, ऐसे करके। तो इसमें क्या है, करैक्टर प्लेइंग से क्या है कि बच्चों को अध्याय पढ़ने में आसानी होती है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपके स्कूल कॉलेज में कहीं पे हो रहा है, आप उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, आप उसमें मान लीजिए भगत सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, वो चीज़। तो आपको भगत सिंह के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त होती है, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो चीज़। तो ये क्या है, रोल प्लेइंग से सीखना, पाठ को भी रोल प्लेइंग में समझाना, भूमिका निर्वहन में करना, और फंक्शन के समय में ही बच्चों को रोल प्ले करना, वो चीज़। तो इसके लाभ देखिए क्या है, यह पद्धति विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए इसमें क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं ये चीज़, जब आप उसका रोल प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उस समय की सिचुएशन कैसी थी, है ना, उस समय की सिचुएशन कैसी थी, वो चीज़। तो आपको उस समय की जो परिस्थिति है उसको जानने का एक अवसर मिलता है। यह पद्धति विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार करती है। यह पद्धति यह अधिगम में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। देखिए इस पद्धति में क्या है, ऊर्जा का संचार करती है। देखिए बहुत जोशीले अंदाज में स्टूडेंट इसे पढ़ते हैं, है ना, उस टोन में पढ़ते हैं जो वो होती है। तो इसमें क्या है, रचनात्मकता आती है। तो है इसके लाभ। अब इसके करते हैं हानि या दोष। इस पद्धति का मुख्य दोष क्या है
कि इसमें दल के सदस्य कई बार एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, जिनकी वजह से वे अधिगम के समय स्वयं को असहज महसूस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि दल के जो सदस्य एक दूसरे से परिचित नहीं होते। देखिए जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है ना, जैसे आपका दोस्त है, अगर आपके साथ कोई रोल प्ले कर रहा है तो आप उसके साथ कंफर्टेबल होंगे, लेकिन कोई आपको जानता नहीं है ना, तो आप असहज महसूस करेंगे अपने साथ। इस पद्धति द्वारा शिक्षण से विद्यार्थी कई बार उबाऊ महसूस करते हैं। कई बार आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसे उबाऊ महसूस करने लगते हैं कि ये बोरिंग सा है, वो चीज़ है ना, वो चीज़ आती है इसमें। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, जो है डाल्टन योजना या डाल्टन प्लान। सो देखिए ये डिस्कस करते हैं क्या है। अब देखिए अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्कस्टर ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की, जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। देखिए ये कहाँ पे है, अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पे है, इसलिए इसका नाम डाल्टन योजना पड़ा। 1912 से 15 के बीच में हुआ। ये किसने किया, कुमारी हेलन पार्कस्ट ने, ठीक है। और इसे डाल्टन योजना का नाम दिया। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। यानी कि देखिए कक्षा शिक्षण के दोष क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कक्षा शिक्षण में दोष, यानी कि जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें देखिए जो दोष पाए जाते हैं उसको दूर करने के लिए ये कारगर थी। अब देखिए डाल्टन योजना में क्या था, कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। यानी कि डाल्टन योजना में क्या है कि जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसमें क्या है, प्रयोगशाला लेके आई गई, यानी कि जो चीज़ बताई गई उसे प्रैक्टिकल करके दिखाना था। सो देखिए प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है, जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी रहते हैं। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए क्लास में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, उसके साथ देखिए उस विषय के लिए ज़रूरी जैसे चित्र है, मानचित्र है ना, जैसे बताया जाता है कि हमारा जो देश है दुनिया के इस स्थान पे है, इस जगह पे है, तो साथ में से प्रूफ करके दिखाया जाता है किसमें, मानचित्र में, मैप में। तो अन्य जो भी देखिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके साथ साथ उसे प्रयोग करने के लिए, उसे दिखाने के लिए उसमें क्या था, एक उसमें एक्स्ट्रा सामग्री रखी जाती थी, उसे प्रयोगशाला रखी जाती थी। जैसे आप देखिए साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको साइंस का जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस में जो भी आप पढ़ते हैं उसे टेस्ट करने के लिए देखिए अलग से लेबॉर्ट्री होती है, जिसे प्रयोगशाला कहते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाती है उसका प्रयोग करके दिखाया जाता है, कि ताकि वो पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है, उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है। अब देखिए होता क्या है कि जब कोई शिक्षक किसी विषय का विशेषज्ञ है, मान लीजिए साइंस के टीचर है, विज्ञान के, हिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के हैं, कोई भी टीचर हैं, तो प्रयोगशाला में बैठकर क्या है बच्चों की, छात्रों की सहायता करते हैं। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट है, मान लीजिए आपने, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल लेवल में जब हमें पढ़ाया जाता है, जैसे ह्यूमन स्केलेटन, जैसे मानव कंकाल के बारे में बताया जाता है, तो हमें प्रयोगशाला में लेके जाया जाता है कि ये मानव कंकाल है, इसे ये कहते हैं, इसे वो कहते हैं, ऐसे करके। तो वो बताया जाता है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है, वो चीज़ें। तो उसको लेकर छात्रों की सहायता करते हैं शिक्षक, वो बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। तो अगर कुछ छात्र कार्य कर रहे हैं तो उनकी जांच करता है क्या वो कार्य कर रहे हैं अच्छे से, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो चीज़ बनाते हैं तो वो देखते हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं, या उसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो उसे वो संशोधन भी कर देते हैं। वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। देखिए छात्रों को असाइनमेंट दी जाती है, जिसे वो घर से करते हैं, होता है ना, असाइनमेंट दे दी जाती है कि आप ये इसे बना के लेके आइए। तो छात्र क्या करते हैं कि वो उसे असाइनमेंट को तैयार करते हैं। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में जाकर पूरा करता है। अब देखिए जो छात्र है उसमें क्या है कि जो निर्धारित कार्य, यानी कि जो कार्य उसे शिक्षक के द्वारा दिया जाता है करने के लिए, तो वो अपनी रुचि के अनुसार क्या है, प्रयोगशाला में जाके उसे पूरा करता है। कार्य आन वित्तियों में बांटा रहता है।
जितनी अनुविधि का कार्य पूरा होता है उतनी का उल्लेख उसके रेखापत्र पर किया जाता है। यानी कि देखिए उसे काम बांट कर दिया जाता है, तो जितना वो कार्य पूरा करता रहता है उसे क्या है, रेखापत्र या ग्राफ पर किया जाता है कि इतना काम हो गया। एक मास का कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया जाता है। मास मैंने महीना, यानी कि जब एक महीना का काम दे दिया, जब वो खत्म हो गया फिर दूसरे महीने का काम दिया जाता है। सो देखिए एक साथ काम दे देंगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार छात्र की उन्नति उसके लिए हुए कार्य पर निर्भर रहती है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट दी जाती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उनमें स्वावलंबन भी आ जाता है। इस योजना के अनेक रूपांतर जैसे बटेविया, विनेटिका आदि योजनाएं ड्रैकोली योजना यद्यपि इससे पूर्व की ओर है, फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए। अब देखिए जैसे ड्रैकोली योजना है वो भी सेम ऐसी है, लेकिन डाल्टन योजना के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, कुछ चेंजेस उसमें किए गए कि ताकि उसको योजना के थोड़ा और बेहतर बनाया जा सके। ड्रैकोली योजना और डाल्टन योजना सेम है, लेकिन वो पूर्व की ओर है, ईस्ट की तरफ जो देश है वहाँ पर वो है, लेकिन जो दूसरी तरफ वेस्टर्न देश है, ठीक है, उसमें डाल्टन योजना है। डाल्टन योजना है वेस्टर्न और ड्रैकोली है ईस्टर्न। सो यहाँ पे क्या है कि देखिए जब छात्रों को सिंपल सी बात है, डाल्टन योजना सिंपल सी बात क्या है कि जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें साथ में क्या है, प्रयोग करना, यानी कि जो बच्चों को शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है क्या वो सही है उसे सिद्ध करके बताना क्लास में प्रयोगशाला के साथ, तो वो है डाल्टन योजना। क्योंकि बच्चों को देखिए जो भी पढ़ाया जाता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ हम वाकई ही जो पढ़ रहे हैं वो सही है, उसे कैसे प्रयोग करना है। साइंस के, विज्ञान के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो आप घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें छात्र देखिए अपने कार्य की करने के लिए छूट रहती है, उन्हें देखिए असाइनमेंट दी जाती है ना तो उन्हें एक मंथ का कार्य दिया जाता है, फिर वो पूरा पे दूसरा मंथ का कार्य दिया जाता है, तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो चीज़ तो वो है डाल्टन प्लान। नेक्स्ट है सेमिनार पद्धति। सेमिनार, अब देखिए एक क्लास में अगर आप टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे वो 40-50 बच्चों को पढ़ाएंगे, मैक्सिमम 100 बच्चों को पढ़ा देंगे, लेकिन जो सेमिनार होता है उसमें बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, 500 हो गए, 250 हो गए, 1000 हो गए, बहुत बड़े बड़े सेमिनार भी होते हैं, है ना। सो शिक्षण की इस पद्धति में बहुत सारे विद्यार्थी एवं शिक्षक भाग लेते हैं। इस पद्धति के द्वारा किसी उन्नत अध्ययन पर, शोध परियोजना पर कार्य कर रहे समूह को निर्देशित किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि जो सेमिनार मेथड है, अब देखिए क्लास में एक टीचर पढ़ाएगा और सेमिनार में 4-5 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट से आपको विषय के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो सेमिनार क्या है, बहुत बड़े समूह के विद्यार्थी, आप ये मानिए कि एक पूरे स्कूल के विद्यार्थी भी उससे सीख सकते हैं, उसे बोलते हैं सेमिनार मेथड। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को पढ़ाना हो, समझाना हो, उसमें बहुत सारे शिक्षक और जो छात्र हैं, विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, तो है सेमिनार मेथड। तो इसमें देखिए किसी उन्नत अध्ययन या शोध परियोजना पर कार्य कर रहे समूह को निर्देशित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है जैसे 500 स्टूडेंट है स्कूल में, है ना, पूरे स्कूल में एक ही तरह की जो पद्धति है, जैसे एक तरह का कोई विषय है, खास विषय है जो सबके लिए ज़रूरी है। अगर हम अलग अलग क्लास में जाके पढ़ाएंगे सबको तो मुश्किल है, लेकिन एक दिन का समय निकाल के सबको समझा दिया जाए तो सबकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, तो एक ही बार में हो जाएगा सेमिनार मेथड के द्वारा। इस पद्धति में किसी समस्या का बातचीत करके हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसमें सेमिनार में भाग ले रहे आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेज पे शिक्षक है, वो बच्चों को गाइड करते हैं, तो बच्चे आपस में क्या है कि वो डिस्कस करते हैं। जैसे टॉपिक है तो उनमें से देखिए अगर किसी का कोई, जैसे किसी को किसी चीज़ के बारे में पता है तो वो भी बताते हैं, तो उससे क्या है कि नई चीज़, नया ज्ञान निकल के आता है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि देखिए आपके विचार उस विषय पर अलग होंगे, उसके विचार अलग होंगे, तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इसके देखिए लाभ क्या हैं, पहले ही वो जान लेते हैं।
यह पद्धति से सहभागियों को सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करती है। यह पद्धति सहभागियों में अभिप्रेरणा एवं उत्साह का संचार करती है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, सहभागी जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इनकी वो उन्हें पता है कि आज ये टॉपिक करवाया जाएगा, वो सक्रिय हो जाते हैं पूरे, है ना, तो वो ध्यान लगाते हैं पूरा उसके ऊपर, तो उसमें अभिप्रेरणा भी आती है, संचार भी आता है। लेकिन अगर हम इसके दोष की बात करें तो इस पद्धति के लिए उच्च स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों एवं निर्देशकों की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के टीचर होते हैं। ठीक है, सबका सामान्य IQ लेवल एक जैसा नहीं होता, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए। यह पद्धति शिक्षण की अन्य विधियों की तुलना में ज़्यादा खर्चीली है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी जैसे 1000 स्टूडेंट को एक जगह पे समझाना है, तो आपको या तो कोई स्टेडियम बुक करना पड़ेगा या आपको कोई बड़ा सा हॉल बुक करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी खर्चीला होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होती हैं। सो नेक्स्ट है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम। तो देखिए, महात्मा गांधी जो है तो वो इसके शिक्षाविदी हैं, यानी कि उन्होंने ये योजना बनाई थी, तो वर्धा योजना उनकी है। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वर्धा योजना क्या है, ये किसने दी है। तो महात्मा गांधी की वर्धा योजना है बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम भी अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश के तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब गांधी जी देखे, उन्होंने जब देखा हमारा एजुकेशन सिस्टम देखा, तब उन्हें ये पता चला, उन्होंने ये देखा कि जो हाथ का काम है उसे आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मान लीजिए आप पढ़ लेते हैं, पढ़ते 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 आपने इतना पढ़ लिया, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाई ही आती है, उसके अलावा कोई काम आपको नहीं आता। मान लीजिए आपने PhD कर ली, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको उसके अलावा कुछ नहीं आता, तो जब तक आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा आप उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। लेकिन उसी के साथ अगर आपको कोई हाथ का काम भी आता है, अगर हाथ से काम आता है, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए कल को आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कोई भी ना होता है, कोई भी ना हो, तो आप उस हाथ के काम की कारीगरी से कुछ अपने लिए काम कर सकते हैं, जिससे आपके वो हमेशा काम आता है। तो देखिए, जब तक आप हाथ से कोई काम नहीं करेंगे तब तक आपको श्रम का महत्व नहीं पता चलेगा। जैसे एक किसान है, वो खेतों में काम करता है, आप पढ़ते हैं कि किसान फसल उगाते हैं, किसान हमें ये बनाते हैं, किसान फसल उगाते हैं, किसान ये करते हैं, है ना। जब आप खुद से किसानी करेंगे आपको पता चलेगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि आपको श्रम का महत्व तब ज्ञात होता है। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देते हैं। देखिए, सैद्धांतिक ज्ञान क्या है, जैसे आपके दिमाग में देखिए कि आपको बहुत ज़्यादा पता है चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा आपके पास तालीम है, लेकिन आपने हाथ का काम नहीं किया, तो आपको वह अहंकारी बना देंगे। आपको ये समझेंगे कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। सो अतः बच्चों को प्रारंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कताई बुनाई बुनियादी ढांचे हैं, बुनियादी धंधे हैं, जिसमें देश की 3/4 जनता लगी हुई है। आप देखिए, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे देखिए हाथों से काम किया जाता है कृषि में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हाथों से ही बनाई जाती हैं, जैसे मूर्तिकार है, हाथों से मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना, वो चीज़। तो अतः उन्हें इन्हीं दोनों को मूल हस्त कौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। अब देखिए, इन्हीं को क्या किया उन्होंने, इन्हीं दोनों को क्या किया, मूल हस्त कौशल मानकर। यानी कि देखिए, पहली बात कृषि, दूसरा कताई बुनाई को क्या किया उन्होंने, मूल स्थान जो शिक्षा में दे दिया। अब देखिए, बेसिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, बेसिक शिक्षा में की विशेषता क्या है। सो पहला देखिए इसमें है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। अब देखिए, गांधी जी कहते हैं कि आपको बेसिक शिक्षा देनी है, आपको बेसिक ट्रेनिंग देनी है, बुनियादी तालीम देनी है, तो उसकी विशेषता क्या है। सो देखिए, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। देखिए, आपकी मातृभाषा क्या है, जैसे मान लीजिए आप पंजाब में है, आपकी पंजाबी है, अगर आप तमिलनाडु में है तो आपकी तमिल है, आंध्र प्रदेश में तो आपकी तेलुगु है, ठीक है, कन्नड़ में, जैसे उड़ीसा में है तो कन्नड़, मलयालम, ठीक है, ऐसे करके आपके पास जो है मलयालम में मलयाली भाषा है, तो यूपी में हिंदी है, बिहार में हिंदी है, बिहारी है। तो
कहने का मतलब क्या है कि आपको जो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना है, क्योंकि देखिए जब भी बच्चा सीखता है वो मातृभाषा सीखता है। अगर आप कोई स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं अपने वहाँ पे, आपको देखिए इंग्लिश में और आपकी मातृभाषा में एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि आप अपनी मातृभाषा को आसानी से सीखते हैं। सो इसलिए बच्चे को उसी की भाषा में क्या है शिक्षा देनी चाहिए कि ताकि वो अच्छे से समझे। दूसरा है हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा। देखिए हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा क्या है कि हाथों से बच्चों को हाथों का हुनर देना, हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा देना कि ताकि उनको हाथों से की गई मेहनत अपनी याद रहे। 7 से 14 वर्ष तक जो देखिए जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। देखिए यहाँ से 7 से 14 वर्ष है, इसमें बुनियादी तालीम में, ठीक है, कि आपको 14 वर्ष तक की जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के लिए किए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए। यानी कि देखिए जो कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के लिए किए गए कार्यों की बिक्री से आ जाए। यानी कि इसमें क्या है कि देखिए जब छात्रों को शिक्षक पढ़ाते हैं, छात्रों को देखिए शिक्षकों के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं तो उनका भी आसानी से क्या है वेतन भी जो है वो आसानी से हो जाए। क्योंकि देखिए जब कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उनको भी ज़रूरी है कि उनको भी वेतन मिले, सब कुछ है ना, ऐसे करके। अंतिम सिद्धांत का सबसे बड़ा विरोध हुआ और बेसिक शिक्षा से हटा दिया गया। तो देखिए जो अंतिम सिद्धांत है इसे हटाया गया, इसे ऊपर के 3 जो सिद्धांत है वो रखे गए। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो वर्धा योजना से हटाया गया। अब देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से आएगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट कहेंगे ये क्वेश्चन बाहर से आ गया। बाहर से कभी कुछ नहीं आता, है ना, बाहर से कुछ नहीं आता। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको आसानी से आ जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा ने देश के अधिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसा पंगु बना दिया कि वे हाथ से काम करना हे मानते हैं। अब देखिए अंग्रेजी शिक्षा क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए आजकल क्या है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो नामोशी फील करता है कि हाँ मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आपका दोस्त अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है तो आपको होगा कि हाँ मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप पढ़े लिखे दोनों साथ में हैं, सेम शिक्षा है, लेकिन वो इंग्लिश अच्छी बोलता है। तो आपको अपने आप पे क्या है थोड़ी सी शर्म आएगी कि हाँ आप अंग्रेज़ी अच्छे से नहीं सीख सकते। आपको तभी एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि क्या अंग्रेज़ हिंदी अच्छे से बोलता है, उसकी सिचुएशन भी वैसी ही होगी जैसी आपकी है। अगर आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश अच्छे से नहीं बोलते, तो सेम सिचुएशन ऐसी ही अंग्रेज़ की है कि वो हिंदी अच्छे से नहीं बोलता। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है, अगर आपको नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनपढ़ हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा ने क्या है कि ऐसा आपको पंगु बना दिया, शिक्षित वर्ग को ऐसा बना दिया कि वो हाथ से काम करने वालों को अच्छा नहीं समझते, उन्हें शर्म आती है। यही कारण है कि संपन्न तथा उच्च वर्ग के लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई, जिससे यह शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिए रह गई। अब देखिए जो संपन्न या उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें हाथ से काम नहीं आता ठीक है, उन्हें हाथ से काम नहीं आता, लेकिन जो गरीब निर्धन वर्ग के लोग हैं उन्हें हाथ से काम आता है, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा के प्रति उन्होंने ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया, ठीक है। शिक्षित वर्ग जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के हैं, तो ये किसके लिए रह गया, निर्धन वर्ग के लिए। अतः धीरे धीरे असफल होती जा रही है। सिंपल सा आप ये मान के चलिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको हाथ से कौन सा कार्य आता है। आप में हाथ से काम करने के लिए कौशल है कोई? 100 में से 90 बच्चों को नहीं आता, सिर्फ 10 बच्चों को आता है। यूरोप आजकल क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ से हाथ से काम किया जाता है। 70% यूरोप में जो है वो पढ़ाई वहाँ पे कम करते हैं, लेकिन हाथ से ज़्यादा काम करते हैं। तो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शिक्षण विधियाँ अनेक हैं, सबका प्रवर्तन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में किसी शिक्षा शास्त्री के द्वारा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षण विधियाँ बहुत सारी हैं, सब शिक्षण विधियाँ यहाँ पे देखिए मैंने जो सी सारी लेकिन डाल दी, लेकिन बहुत सारी ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जो अलग अलग प्रकार की हैं। सभी देखिए शिक्षण विधियाँ जो हैं वो किसी न किसी शिक्षा शास्त्री ने दी है। जैसे डाल्टन योजना डाल्टन ने दी है, और वर्धा योजना महात्मा गांधी ने दी है। तो ऐसे ही जितनी भी शिक्षा की जो विधियाँ हैं, है ना, शिक्षण विधियाँ हैं, वो किसी न किसी
शिक्षा शास्त्री या उसके प्रवर्तक ने दी है। वास्तव में प्रत्येक अध्यापक की अपनी शिक्षा विधि होती है, जिससे वह छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता का अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। देखिए, हर एक टीचर के पढ़ाने का स्टाइल अलग है, उसकी अपनी शिक्षा विधि है। उसका हमेशा यही मोटो रहता है, ये मकसद रहता है कि वो बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। जो विधि जिसके लिए अधिक उपयोगी हो, वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब देखिए, जो विधि उसके लिए जिसके लिए अधिक उपयोगी हो, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा से समझाना, तो वो कहेंगे बुनियादी अच्छी है। अगर वो दूसरी शिक्षा से पढ़ाते तो कहेंगे हाँ वो अच्छी है। तो ऐसे करके सभी शिक्षा की जो विधियाँ अपने आप में संपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। सो नेक्स्ट है देखिए प्रोजेक्ट विधि। अब देखिए प्रोजेक्ट विधि क्या है। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति करने के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राय छात्रों के द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूरा किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि यह यह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाए। सो देखिए प्रोजेक्ट विधि क्या है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कि किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए छात्रों को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, तो समस्या का हल करने के लिए एक योजना बनाई जाती है जिसे एक स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्रों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उसका हल ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोजेक्ट लिया जाता है कि ताकि उस समस्या को दूर करना, उसके लिए एक माहौल जो है वो स्वाभाविक होना चाहिए। तो नेक्स्ट है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए, जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र ना तो विषय है, ना अध्यापक वर्ण छात्र है, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। अब देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट भी मानती है कि जो शिक्षा का केंद्र है वो ना तो विषय है, ना ही शिक्षक है, ना ही अध्यापक है, कौन है, छात्र है। क्योंकि देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो छात्र केंद्रित है। ठीक है, छात्र केंद्रित है। बच्चों को मान लीजिए कि जो चीज़ समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सिलेबस बनता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है वो जो थोप दिया जाए, ऐसा नहीं है। बच्चों को क्या समझ में आएगा, क्या ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि छात्र केंद्रित है। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग अर्थात क्या है, स्व अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। देखिए, जब कोई बच्चा कोई चीज़ खुद से करता है, खुद से अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो सबसे बड़ा सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करते हैं, आपने तैयारी की, आपने एग्ज़ाम दिया, अगर आपने बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और आपका दोस्त पढ़ के एग्ज़ाम देता है, तो आपने एग्ज़ाम दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने 2 बार बिना पढ़े दिया, उसने 2 बार पढ़ के दिया, लेकिन उसका दूसरे प्रयास में सफल हो गया, तो आप कहेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत टफ था, ये ऊपर से निकल गया, मैंने तो पढ़ा था, ऐसे करके वो आपका बहाना हो गया, वो आपका अनुभव हो गया। लेकिन अगर आपने मान लीजिए पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, पहली बार आपने एग्ज़ाम दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरी बार आपने एग्ज़ाम दिया, आपका क्वालिफाई हो गया, है ना, तो आपको अनुभव हो गया ना कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। फिर आपसे आपका कोई दोस्त पूछता है कि बताओ मैं यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करूं, है ना, तो आपको वो अपना अनुभव बताएंगे। अगर आपसे किसी को अनुभव पूछना है तो आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि इसका लेवल क्या है। कुछ बोलेंगे हार्ड है, कुछ बोलेंगे कि लो लेवल है, आसान है। लेकिन जब तक आप खुद से एग्ज़ाम नहीं देते, आपको उसका लेवल पता नहीं चलेगा। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मोंटेसरी और ड्यूबी तक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया। आप देखिए, जो रूसो से लेकर मोंटेसरी ड्यूबी तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात बताई कि जो बच्चों की जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसे अधिक कार्यशील बनाना चाहिए
और उसको क्या है, उनको शिक्षा देनी चाहिए, इनकी बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षा देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी देखिए इस सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म दिया। देखिए उनको जो बेसिक शिक्षा है, ठीक है, जो उनकी जो बेसिक शिक्षा होती है, जो वर्धा योजना है, वो भी इसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि आपको करके सीखना है कोई चीज़। सो अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती हैं, जैसे शोध विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक पे कहते हैं, योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन प्रणाली या बेसिक शिक्षा विधि इत्यादि। तो ये इसका जो ये विधियों के नाम है, इसमें क्या है, करके सिखाया जाता है। सो लास्ट है हमारी शिक्षा शोध विधि, ठीक है, रिसर्च मेथड। जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। अब देखिए जितने भी आए ना, कौन किसने प्रतिपादित किया, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग ने शोध विधि को किया, ये सारा आपको मैं अगली स्लाइड में आपको मैं पूरा बता दूंगा, तो आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। तो जर्मनी के प्रोफेसर हैं आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था। इस शोध विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि छात्रों को एक टॉपिक दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। तो छात्र क्या है, वे अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं उस तथ्य के बारे में, प्रेरित किया जाता है कि आपको ये चीज़ करनी है, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है। सो इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने के लिए छोड़ देता है। सच पूछिए तो वह छात्र का पथ प्रदर्शन करता है तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता रहता है। उसका लक्ष्य यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग प्राप्त कर सकता है उसे बताया ना जाए। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया, फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा अन्य विषयों में इसका प्रयोग होने लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चों को एक विषय दिया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि वो क्या करें कि उस वातावरण में खुद को रख के उसको रिसर्च करें। जैसे मान लीजिए कि विज्ञान का जो स्टूडेंट है ना, उसको बताया, जैसे अभी देखिए बहुत सारी रिसर्च होती है ना, बहुत सारी अलग अलग जगह पे रिसर्च होती है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी कोरोना फैला था, कोरोना के लिए देखिए इंजेक्शन के लिए कितनी रिसर्च हुई, कौन सी दवाई लाए, कैसे लाए, कहाँ लाए। तो वो क्या है, वो रिसर्च थी जो उन्होंने अपने अनुभव से देखा। तो लेकिन जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, वहाँ पे छात्रों को शिक्षक के द्वारा छूट दी जाती है कि वो तथ्य के बारे में रिसर्च करें। इसका मतलब यह नहीं कि छात्र अध्यापक ने दे दिया तो काम खत्म हो गया कि छात्र अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ वो गलत रिसर्च करते हैं जो टॉपिक या विषय के अकॉर्डिंग नहीं है, तो टीचर या शिक्षक उसे सही करते हैं, उसे बताते हैं कि ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी। उनका लक्ष्य क्या रहता है, शिक्षक का लक्ष्य रहता है कि छात्र अपने निरीक्षण, अपने अनुभव से सीखे, ठीक है, कि ताकि आगे जाके उन्हें कहीं पे भी निर्भर ना रहना पड़े। अब देखिए मान लीजिए कि कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं वीडियो में समझा रहा हूँ, जो चीज़ लिखी है वो तो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ अलग से हो सकता है वो आपका मैं ज़रूर बताता हूँ कि ताकि आपकी समझ में आए, ठीक है, वो चीज़ें। पहले इसका प्रयोग कहाँ पे होता था, मैथ्स में या गणित में, फिर धीरे धीरे भूगोल में हुआ, फिर अन्य विषयों में हुआ, ठीक है। पहले इसका प्रयोग होता विज्ञान में, फिर धीरे धीरे गणित में, फिर भूगोल में, फिर अन्य विषयों में, सब जगह इसका प्रयोग होने लगा, वो चीज़ें। तो ये थी। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधि के बारे में या एक्सपोनेंट के बारे में, जो आपको बताई गई। देखिए आपको अलग अलग यहाँ पे बताया गया है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये विधि बनाई है ना, वर्धा योजना महात्मा गांधी ने बनाई है, प्रोजेक्ट विधि उसने बनाई है। तो आपको ये याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको इसके जरिए आसानी लगेगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि किसने दी है, मारिया मॉन्टेसरी ने। किंडरगार्टन विधि जो है, जो किंडरगार्टन विधि है, शिक्षण विधि, ये दी है फ्रोबेल ने। आप इसके देखिए साथ में याद रखिए, आपको बहुत आसानी से आएंगे। खेल विधि हेनरी कोल्ड वेल कुक ने दिया है, यानी कि जो शिक्षण विधि है
ये देखिए सारी शिक्षण की विधियां हैं। ये शिक्षण विधि कहाँ पे प्रयोग की होती है? हमारे स्कूल में, हमारे विश्वविद्यालय में, हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी विधि अपनाई जाती है विद्यार्थियों की सहूलत के लिए। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। ये है हेलन पार्कहर्स्ट ने बनाई है, ठीक है। और पर्यटन विधि है, ये पेस्टोलॉजी ने बनाई है। प्रतिपादक इसके पेस्टोलॉजी है। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ये कहाँ से है, कहाँ से, ऐसा नहीं है, आपको बस इनके नाम याद करने हैं। नेक्स्ट है खोज विधि, हयूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं इसे, ये बनाई है आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, ये है सुकरात, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, ये है विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि, इसे बोला है गुडवार स्किट्स ने। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, ये है सुकरात विधि, ये भी सुकरात ने ही बनाई है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण विधि, यह है रॉबर्ट ने बनाई है, प्रतिपादक है रॉबर्ट। नेक्स्ट है मूल्यांकन विधि, इसके हैं जे.एम. राइट्स, इसके जो है वो प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, यह है सुकरात ने ये भी बनाई है विधि। नेक्स्ट है इकाई उपागम विधि, ये है H.C. मॉरिसन ने बनाई है। नेक्स्ट है विनेटिका विधि, इसे बनाई है कॉल्टन मॉशबर्न ने, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेकॉली शिक्षण विधि, इसे बनाई है ड्रेकॉली ने। नेक्स्ट है ब्रेल पद्धति, इसे बनाई है लुई ब्रेल ने। देखिए ब्रेल पद्धति क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई जो जिसे दिखाई नहीं देता है, तो ब्रेल विधि से वो सीख सकता है। शब्द उभरे होते हैं, वो शब्दों की पहचान करते से वो आसानी से सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रक्रिया विधि, ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्रिया विधि, ठीक है, ये है कमेनियस ने बनाई है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा पद्धति, इसे महात्मा गांधी जी ने बनाया है। बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है, कैसे होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी ने बनाई है। नेक्स्ट है समाज मिति विधि, इसे बनाया है, इसके प्रतिपादक है एल मोरेनो। नेक्स्ट है आगमन विधि, इसे बनाया है अरस्तु ने। नेक्स्ट है निगमन विधि, इसे बनाया है अरस्तु ने। नेक्स्ट है हर्बर्ट विधि, इसे बनाया है हर्बर्ट ने। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि, इसे बनाया है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है संवाद विधि, इसके प्रतिपादक हैं प्लेटो। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, ये है बी.एफ. स्किनर ने। नेक्स्ट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, ये है नॉर्मन ए क्राउडर ने। नेक्स्ट है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, ये है थॉमस एफ गिलबर्ट ने। नेक्स्ट है वोटिविया विधि, ये है जॉन कैनेडी ने। नेक्स्ट ओवड विधि, ये है प्रोफेसर ड्रेकोली ने। तो आपको आसान करने का तरीका क्या है? देखिए जैसे अरस्तु की विधियां हैं, आप उसे एक साइड पे कर लीजिए, प्लेटो की एक साइड पे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे वाली विधि आप करके आप इसे आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप इसे सीख सकते हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर पक्के करने हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे अच्छे से करिए, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए ये विधि यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अच्छे से करिए, आप बार बार लेक्चर को देखिए, आप इसे अच्छे से समझिए। जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी, आपके नंबर उतने पक्के हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।